आज की हमारी कहानी सुमन नाम के हमारे इस लड़के पे होने वाली है, जो कि ऑफ कोर्स दिमाग से काफी ज्यादा तेज है। हमारे भाई को किसी दूसरी दुनिया के किंगडम में समन किया जाता है, लेकिन एक बलि के रूप में। हालांकि अपना भाई अपने घोड़े जैसा दिमाग लगाता है और उसी किंगडम पे राज करने लगता है, वहाँ की राजा की बेटी से शादी करके। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पे होने वाली एक बहुत बड़ी जंग को रोक देता है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे भाई के बारे में बताते हुए, जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ रहता है मॉडर्न डे जापान में। लेकिन हमारे भाई के बादाम चने खा खा के दिमाग काफी ज्यादा तेज हो चुका है कि इवन वो प्लानिंग में काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका है। नॉर्मल डे की तरह हमारा भाई जो था लाइब्रेरी गया होता है ज्ञान के समुद्र में डूबने के लिए, लेकिन जैसे एक बुक निकालता है उसके नीचे की जमीन खिसक जाती है एंड एकदम से वो किसी दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो जाता है। वेल सॉरी रिकार्नेट नहीं, असल में समन हो जाता है। हमारे भाई को इससे पहले वो कुछ सोचता, वो सीधे जाके एक जमीन पे आके गिर जाता है। हालांकि उसकी बिल्कुल ही सॉफ्ट लैंडिंग होती है। जैसे अपने भाई धरती को टच करता है, वो फील करता है कि भाई उसे तो चोट नहीं लगी है एंड उसके आजू बाजू में काफी बड़े बड़े लौंडे खड़े हैं। ऐसे लंबे लंबे इंसानों को देखने के बाद हमारा भाई बिल्कुल थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन डरता नहीं है। तभी वो जो बंदे होता है हमारे भाई को एक कोट जैसी चीज में ले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जैसे अपना भाई जाता है अंदर, उसे देखने के मिलते हैं काफी सारे ह्यूमंस के साथ एल्व्स और बाकी प्रजाति के लोग भी, कह सकते हैं मिक्स लोग यहाँ पे रहते हैं। तभी जो किंग होता है वो खड़ा होता है और हमारे भाई को बोलता है, तो आपका स्वागत है हीरो। पहले तो हमारे भाई को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है क्या हीरो, कौन सा हीरो। एंड हमारा जो किंग होता है उसे बताता है कि असल में तुम ही हीरो हो जिसे हमने कॉल किया है, तुमने उठा लिया। लेकिन हमारा जो भाई होता है कहता है मेरे को उठा लिया, अरे तुम लोगों ने मेरे को किडनैप किया भाई। एंड तभी जो अपना भाई होता है वहाँ पे गुस्सा होना शुरू हो जाता है और किंग कहता है भैया रुको जरा, मैं तुम्हें स्थिति बताता हूँ हमारी। किंग हमारे भाई को बताता है कि असल में यहाँ पे हर तरह की प्रजाति के लोग रहते हैं, लेकिन सबकी शांति तो तब भंग हुई जब एक तरह का पोर्टल सा आया एंड उसके अंदर से डीमंस निकलने शुरू हो गए, जो कि ऑफ कोर्स हर जगह पे अटैक करना शुरू कर दिए। इस कॉन्टिनेंट में हर तरह की प्रजाति के लोग रहते हैं एंड उनका किंगडम है, और इन सभी ने उन डीमंस को हराने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन हालांकि सब कुछ उल्टा पड़ गया और इन लोगों की मैन फोर्स जो है कम पड़ गई, मतलब की आर्मी समझ लो यार। बेशक जो डीमंस थे वो बिल्कुल अनगिनत थे, मतलब आए जा रहे थे एंड ऑफ कोर्स उन्हें हराना नामुमकिन के बराबर हो गया था। हमारा लोंडा किंग को कहता है भैया मेरे को नहीं आती लड़ने वड़ना, गलत इंसान को पकड़ लिए भाई। लेकिन तभी किंग के बाजू से एक बंदा आता है एंड कहता है नहीं भाई बिल्कुल सही बंदे को पकड़ा है, और असल में तुम यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए आए हो। वो बंदा बताता है कि असल में जो केओस एम्पायर है उन लोगों से काफी सारा पैसा मांग रहा है, क्योंकि उन्हें लड़ाई को फाइंड करना है। काफी लंबे अरसे से वो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग दे नहीं पा रहे, तो अब ये लोग हीरो समन करके उन्हें देने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो लोग वॉर छेड़ देंगे। और इसी कारण जो डील है वो एक हीरो पे सेट हो गई कि हमें उन्हें बस हीरो प्रोवाइड करने, बस पैसे हम पे है नहीं, दिवाली वैसे भी हम हो रखे हैं, तो बस हमें हीरो देना है उन्हें। अब अपना भाई थोड़ा सा सोच में पड़ चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे हालत बहुत बुरी चल रही होती है। वो भी सोच रहा होगा हीरो बनाऊं, लेकिन यहाँ पे मरने के लिए, वाह क्या बात है। लेकिन हमारे भाई का दिमाग काफी ज्यादा तेज था एंड उसे पता था कि अभी वो लक पे डिपेंड नहीं हो सकता है। मैटर काफी ज्यादा सीरियस है एंड उसे पता है कि वहां से भाग भी नहीं सकता है, तो थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े चलाता है एंड किंग से पूछता है कि तुम मेरे को बताओ कि आखिर वो मेरा करने के वाले हैं, मतलब कि अगर सोमा वहां पे चले भी आऊं कि केओस किंगडम में, तो आखिर उसके बाद उसका क्या होने वाला है। और किंग के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता है, वो बस अपना सर नीचे झुका के बस खड़ा होता है। सोमा कहता है बड़ा नालायक इंसान है। खैर तभी उनसे एक और सवाल पूछता है कि क्या कोई गारंटी है कि वो सेफ ही लौटेगा वापस। तभी जो किंग होता है वो कहता है भैया इसका तो हमें भी नहीं पता कि तुम सेफ होंगे कि नहीं होंगे। बेशक इसके बाद हमारा जो लौंडा था उसे समझ आ गया था कि भैया अब भाई कुछ नहीं हो सकता, मामला अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो उनसे पूछता है कि आखिर लास्ट टाइम जो हीरो है वो कब समन किया गया था, एंड वहाँ के जो मिनिस्टर होता है वो बताते हैं कि असल में 500 साल पहले वो लास्ट टाइम था जब किसी हीरो को समन किया गया हो, क्योंकि उसके बाद से कोई भी हीरो आ ही नहीं रहा था, कि भले कितनी बार भी समन करे। इसी के साथ सोमा हमारा लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछता है कि क्या आखिर होने वाला उनका, अगर वो सोमा को उनको दे देंगे क्या उनसे दोबारा पैसे नहीं मांगे जाएंगे, क्या केओस किंगडम फिर से शांत हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं रहता, हैरान हो जाते सब लोग। और इसी के साथ अपना भाई मौके पर चौका मारते हुए पूरे के पूरे प्लॉट को ही ट्विस्ट कर देता है और कहता है अपनी अपनी बेटियों का हाथ थाम के रख लो, क्योंकि मैं जो कि चुना गया हूँ भगवान के द्वारा तुम लोगों के लिए इस किंगडम को सुधारेगा और यहाँ पे एक रेवोल्यूशन लाएगा। वो सबसे पहले उन लोगों से डिमांड करता है कि मेरे पास सारे के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड ला के रख दो इस किंगडम के, और सारा धन दौलत भी, ताकि मैं इस किंगडम को कोलैप्स होने से पहले बचा लूं। और इसी के साथ जो हमारा राजा होता है वो भी कहता है चलो ठीक है फिर एक ट्राई कर लेते हैं। राजा और उसके मंत्री जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे हमारे भाई को दे देता है, क्योंकि वैसे तो उस टाइम में हमारे भाई के पास कोई प्लान होता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बना लेगा। हमारा भाई पूरे दिन रात एक कर देता है 3 दिन तक, और सारी सारी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को पढ़ लेता है और एनालाइज कर लेता है, एंड इन दी एंड वो एक प्लान के साथ आता है। वहीं तभी जो किंग होता है वो 3 दिन के बाद एक असेंबली बुलाता है, जहाँ पे हमारा जो सोमा होता है बहुत बुरी हालत में होता है, मतलब नींद में होता है एकदम। तभी जो किंग होता है वो कहता है मैं किंग अपनी सारी की सारी पावर जो है किंग की वो ट्रांसफर करता हूँ इस लौंडे को, और आज से इसको किंग घोषित करता हूँ। सब लोग शॉक हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे भाई की भी नींद उड़ जाती है। हमारे लौंडे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बस कह रहा होता है भैया क्या चल रहा है, ये कोई ड्रामा चल रहा है। सत्ता तो राजा ने दे ही दी थी, साथ ही साथ ये भी कहता है कि असल में सोमा के साथ वो अपनी इकलौती बेटी की लिस की भी शादी कराने वाला है। उसी दिन से हमारे भाई की पूरी जिंदगी एकदम से पलट जाती है। क्या मतलब भाई को दहेज में पूरा राज्य मिल गया। वहीं तभी अगले सीन में दिखाया था हमारे भाई को जो कि बिल्कुल ही बोझ में पड़ा हुआ होता है इन कागजों के। भले भाई अपना राजा बन गया, लेकिन इतना सारा काम भाई से संभाला नहीं जा रहा होता है। तभी जब हमारा भाई ज्यादा बिजी होता है वहां पे हमारी लिस्ट आती है। हालांकि इस चीज के बारे में हमारे भाई को बिल्कुल नहीं पता होता है।
इवन हमारे भाई को भी नहीं पता होता है। तभी जो लिस अंदर आती है और हमारा भाई उससे कहता है क्या तुम पढ़ी लिखी हो। वो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल मैं पढ़ी लिखी हूँ। हमारा भाई उससे थोड़े सवाल भी पूछता है एंड वो जो लड़की होती है वो सभी सवालों के सही सही जवाब भी दे देती है, हालांकि मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। हमारा भाई ये सारे सवाल लिस से बिना देखे उसे पूछ रहा होता है। तभी लिस जो होती है कहती है मैं किंग की बेटी हूँ। एंड तभी हमारा भाई उसकी तरफ देखता है कहता है ओह अच्छा तुम हो क्या। नहीं मतलब वो सब तो ठीक है लेकिन तुम ऐसे मिलिट्री वाली ड्रेस में क्यों आई हो। क्या मतलब दूल्हे दुल्हन का पहला सवाल थोड़ा कैजुअल है। पता भी जो लिस होती है हमारे भाई को बताती है कि असल में वो मिलिट्री में उसे काफी बच जाना पड़ता है तो इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहने हैं क्योंकि उसे लड़ाई के टाइम फ्रंट लाइन पे जाना पड़ता है। और वो हमारे भाई से पूछे कि आखिर तुम मेरे बाप का सत्ता क्यों ले रहे हो भाई। तब हमारा भाई जो होता है लिस को कंफर्म करता है कि भैया मैं तो यहाँ पे अभी भी टपका हूँ, तुम्हारे पिताश्री ने पता नहीं क्या सोच के मेरे को यहाँ का राजा बना दिया। हालांकि मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे मतलब लगभग 2-3 साल में यहाँ से चले जाऊंगा। और जहाँ तक बात है हम दोनों की शादी की तो तुम वो कभी भी कैंसिल कर लेना, मेरे को उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि उसका काम बस यहाँ पे इस पूरे किंगडम को दोबारा फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है और यहाँ की मिलिट्री को भी पावरफुल करना है। लड़की हमारे भाई को देखिए इंप्रेस हो जाती है। तभी हमारा भाई बताता है उसे कि अभी हमारा भाई जो उन लोगों की तिजोरी में से कुछ सामान जो है इधर उधर बेच रहा है जो कि किसी काम का नहीं है और इन चीजों को बेचने के बाद वो थोड़ा पैसा आएगा उससे जनता को खिलाएगा क्योंकि जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फालतू के जेवरों से। वहीं तभी हमारे जो लीस होते हैं हमारे भाई के ऊपर चिल्लाते और कहते हैं ये तुम पागल वागल हो गए हो क्या। उसके अंदर काफी सारे पुराने जेवर भी थे और काफी सारी ऐसी चीज जो काफी ज्यादा जरूरी थी। तभी हमारा भाई उसको एक पर्चा ला के देता है और कहता है इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो जो उसने बेची है एंड उसको पता है कि उसने कोई भी मैजिकल आइटम या फिर कुछ ऐसी चीजें नहीं बेची है, बस बेसिक आइटम ही बेचे हैं। लिस की जान में जान आती है एंड वो कहते हैं वो अच्छी बात है फिर तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। हमारा भाई लिस को बताता है कि असल में हम केओस किंगडम को कुछ भी नहीं भेजने वाले, बेशक हम उन्हें जो पैसा भेजने वाले थे अब वो हम अपने ही पे ऊपर लगाएंगे। कहने का मतलब हमारी ही लोगों को काफी ज्यादा खाने की जरूरत है तो ऑफकोर्स हम नहीं खिलाएंगे और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और लिस को भी लगता है ये आइडिया बिल्कुल सही है क्योंकि केओस का कुछ नहीं पता कि वो कब कब हमें धमकी देता रहे वॉर की। और ऑफ कोर्स उन लोगों का डोमिनेंट खत्म करने के लिए हमें जरूरत है हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इवन अपना भाई भी काफी कुछ समझ चुका होता है कि आखिर दुनिया कैसे काम कर रही है। वहीं तभी अपना भाई जो होता है बाहर जाता है और देखता है कि भाई ये दुनिया कितनी ज्यादा खूबसूरत है एंड यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ ज्यादा ही मॉडर्नाइज्ड है। जैसे कि ये जगह ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है लेकिन इन लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा मॉडर्नाइज हो जाती हैं। जिनमें से एक लैंप है। ये लैंप में असल में एक तरह का मैजिक बॉल रखा होता है जो कि ऑफ कोर्स हर जगह रोशनी दे देता है। हालांकि इस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एंड ऑफ कोर्स काफी ज्यादा शॉकिंग बात है कि यहाँ पे असल में इन लोगों की मैजिक पावर की वजह से इन लोगों को काफी चीजें अपने आप सुविधाजनक मिल चुकी है। वहीं एक प्रिंस जो होता है हमारे भाई को भी ले जाता है एक ऐसी जगह पे और हमारे भाई को बोलता है कि इस सामने वाली मूर्ति पे अपना हाथ रखो, जिससे हमारा भाई भी पता चला सकता है कि असल में उसके पास भी कोई मैजिकल पावर है कि नहीं है। एंड अपना भाई ऐसा ही करता है। हमारा भाई उस मैजिक जैसी मूर्ति पे अपना हाथ रखता है एंड एकदम से वहाँ पे काफी सारे कलर्स आने लगते हैं। बेशक इस चीज को देखने के बाद हमारे भाई को ये तो पता चल जाता है कि उसके पास मैजिक तो है एंड वो प्रीस्ट भी उसे बोलता है हमारे भाई को कि तुम्हें बस अपने मैजिक पे थोड़ा काम करना पड़ेगा एंड तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। एंड अपना भाई भी सोचता है कि हाँ भाई वो अपने मैजिक पे काम करेगा और देखता है उसे क्या कर सकता है। जैसे अपना भाई अपने वापस काम पे वापस आता है हम लोग को देखने मिलता है वहाँ पे और भी काफी सारे लोग जो कि हमारे भाई का पेपर वर्क कर रहे होते हैं। हमारे लोगों ने अपने मैजिक पे काम करता है और वहाँ पे 3 जो पेन होती है अपनी मैजिक का यूज करिए उन्हें काम कराना शुरू कर देता है। अपना भाई भी बहुत तेज है भाई। अपना भाई सोचता है भाई 3 तो काम करी है, चौथे से भी करा के देखता हूँ, लेकिन चौथा पेन नहीं उठता और हमारे भाई को ये समझ आ जाता है कि असल में भाई की लिमिट अभी बस 3 ही है। वहीं तभी उसकी कैबिन में लिस आ जाती है एंड इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भैया ये कौन सा मैजिक है। हमारा लौंडा लिस को बताता है कि असल में उसने अभी अभी बनाया ऐसा मैजिक। लिन जैसी प्यारी कन्या इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अपना नालायक भाई अपनी दुल्हन को बाहर घुमाने के बजाय उसको काम करने के लिए और दे देता है एंड इन दी एंड सब लोग सोने को हो जाते हैं। इतनी देर से काम करते करते हमारे भाई को भी नींद आ रही होती है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब सो जाते हैं, इवन लिस भी। अपना भाई लिस को देखता है कि भाई ये तो सो गई इसी काउच पे। वो जाता है उसके बाल सहलाता है, नॉटी हो रहा भाई। लेकिन तभी लिस उठ जाती है और हमारे भाई को देख के कहते हैं अबे तेरे को क्या है ज्यादा चीप हो रहा है। लेकिन अपना भाई कहता है अरे यार मैं तो बस कुछ नहीं बस देखने आया था कि तुम सो गई कि नहीं। और तब अपना भाई लिस को कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इसी के साथ हम लोगों को एक अजीब चीज देखने मिलती है। हमारा भाई जिसे असल में घोड़ा चलाना चाहिए था और उसके पीछे उसकी क्वीन बैठनी चाहिए थी, पर यहाँ तो उल्टा सीधा हो रहा भाई। ऑफकोर्स इस चीज का कारण है क्योंकि हमारे भाई को घोड़ा चलाना नहीं आता। थोड़ी देर की रोमांटिक राइड के बाद हमारे भाई बहन एक कॉटन फार्म में पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी सारे कॉटन उगा हुआ होता है। क्या मतलब तुम लोगों ने सही सुना, भाई बहन ही हमारे। तब अपना जो भाई होता है वो लिस को एक राज की बात बताता है या फिर ऐसी चीज बताता है जो हमारी लिस को पता ही नहीं होती। हमारा भाई लिस को बताता है कि असल में जो तुम इतना सारा कॉटन देख रहे हो ये असल में बिल्कुल वेस्ट है और बिल्कुल ये कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह वो सब बताता है कि असल में अब जो हमारी डिमांड है वो कम हो चुकी है क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो चुका है। मतलब कि जब तक इस किंगडम के लोग कॉटन को उगा रहे थे, मतलब और किसी चीज को बिना उगाए बस कॉटन उगाए जा रहे थे क्योंकि उनसे ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन ये लोग यही भूल गया कि भैया कि बाहर के लोग भी तो ये कर सकते हैं। एंड यही हुआ, बाहर के कंट्री के लोगों ने भी ऐसा ही किया, कॉटन उगाया एंड उसके बाद हमारी सप्लाई बढ़ गई जिसकी
जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड गिर गई और अब ये जो कॉटन के खेत है किसी काम के नहीं है। बेशक कॉमर्स वाली इको पढ़ने के बाद हमारी जो लीस होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है यार मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो इसी कंट्री में रहती हूँ। और हमारा भाई बोलता है वो इस कंट्री को उसकी पुरानी शान में वापस ले आएगा। इसी के साथ जब दोनों खाना खा रहे होते हैं तभी बीच में आर्क नाम का लौंडा आता है जो कि सभी गार्ड्स का लीडर होता है। आर्क हमारे भाई के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। हमारा भाई आर्क को कहता है देखो इस पूरे किंगडम में कुछ ही लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं जो कि लिटरेट है। पर हमारा भाई आर्क को कहता है असल में मेरे को कुछ ताकतवर लोग चाहिए, मतलब एक ताकतवर मैन फोर्स जो पावरफुल हो साथ ही साथ स्किल्ड भी हो। और आर्क जाने से पहले कहता है बिल्कुल मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारे भाई और लिज जब बात कर रहे होते हैं तभी हमारा भाई लिज से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ब्रॉडकास्टिंग सी चीज है। हमारी लिज कहती है क्या क्या कह रहे हो। तब हमारा भाई हमारी लिज को बताता है कि असल में देखो मेरे को ऐसी चीज चाहिए जिसके मैं पूरे विलेज को या फिर पूरे किंगडम तक अपनी बात फैला सकूं। और हमारी लिस्ट कहती है हाँ हमारे पास ऐसा कुछ है। हमारा भाई लिस्ट से कहता है फिर बिल्कुल मेरे को उस चीज की जल्द से जल्द जरूरत है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्किल्ड वर्कर्स जो है वो जनरल पब्लिक से ही निकालूं। और लिस्ट कहती है हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं। तब हमारा भाई उससे और डिटेल में पूछता है और पूछता है कि आखिर तुम फिर कैसे सिलेक्शन करते हो। और हमारी लिस्ट बताती है असल में हम एक रिटन टेस्ट लेते हैं, एक टेस्ट जिसे जो भी पास करेगा वो हमारे वर्कर्स में आ जाता है। हमारा भाई लिस्ट को कहता है ये तो बिल्कुल ही बेकार तरीका है। एंड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे को बताओ कि आखिर कितने लोग हैं तुम्हारे पूरे किंगडम में जो लिटरेट है पढ़े लिखे। एंड हमारी लिस्ट बताती है लगभग कुछ 30% के आसपास। और हमारा भाई लिस्ट को बताता है हाँ बिल्कुल यही तो तुम्हारी दिक्कत है पूरे किंगडम की कि तुम्हारे यहाँ पे वैसे भी लिटरेट लोग बहुत कम है और जिनको पढ़ना लिखना आता नहीं है एंड अगर उनके पास स्किल्स हुई तो वो अपनी स्किल्स को शो नहीं कर पाएंगे। बेशक जो वेल्थी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं बस वही लोग इस टेस्ट को दे पाएंगे। इवन जो कुछ नोबल्स लोग होते हैं वही पढ़ा पाएंगे। कहने का मतलब सिलेक्शन का तरीका ही बहुत बेकार है। तो हमारी लिस्ट कहते हैं अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो। और हमारा भाई कहता है वो तो उसी दिन देखना। हमें दिखाया जाता है हमारा भाई जो है पूरे किंगडम के सामने एक ब्रॉडकास्ट करवाता है जहाँ पे पूरे किंगडम को बताता है कि असल में मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काफी बढ़िया चीज है, यानी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी। और पूरे के पूरे किंगडम जो होता है वो इस चीज को सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। हमारा भाई उन सबको बताता है कि असल में आपके पास कोई सी भी स्किल हो आप आ सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। कहने का मतलब बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कौन से रैंक पे हैं, ऊंचे खानदान से, गरीब है अमीर है, बस आओ। वहीं अगले दिन हम लोग को दिखाया जाता है कि कुछ गिनती के कुछ लोग आते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारे किंग के सामने झुकते हैं। हमें देखने को मिलता है कि बस गिनती के कुछ 5 ही कंटेस्टेंट होते हैं जिनमें से 4 तो होते हैं वो हमारे भाई के सामने झुक जाते हैं, लेकिन एक लड़की होती है वो बिल्कुल नहीं झुकती है। हमारा जो आर्क होता है उस लड़की को कहता है कि भाई झुक जा, किंग को थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा। लेकिन वो जो लड़की होती है आयशा नाम की वो बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है मैं उसी के सामने झुकूंगी जिसको मैं अपनी पूरी जिंदगी दान करूंगी। मैं क्लैन वॉरियर एल्फ से हूँ एंड हम किसी के सामने झुक नहीं सकते ऐसी। लेकिन जो आर्क होता है उससे काफी ज्यादा फोर्स कर रहा होता है। तभी हमारा भाई कहता है नहीं रहने दो, क्योंकि हमारे भाई ने असल में एल्फ्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा होता है एंड उसको पता होता है कि ये लड़की झुकने नहीं वाली है। और वो ये भी जानता है कि असल में ये जो लोग होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड बैटल में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। हमारी जो आयशा होती है हमारे भाई को पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। कहने का मतलब है कि वो हमारे भाई से इसलिए सवाल पूछती है क्योंकि उससे वो एक रैशनल पर्सन लगता है। हमारे भाई को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब हमारे एल्फ जो होती है यानी आयशा वो आगे बताती है कि आयशा की जो क्लैन है वो असल में एक फॉरेस्ट का ध्यान रखती है जो कि बिल्कुल ही अपने आप ही मरे जा रहा है। भले वो लोग कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो जो है कितना भी केयर के बाद भी अभी भी ठीक नहीं हो रहा, बल्कि बस खत्म ही होते जा रहा है फॉरेस्ट। आयशा कहती है कि शायद मेरे को लगा कि आपके पास कोई इसका इलाज होगा इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारा भाई सोचता है कि क्या करा जा सकता है एंड अभी उस आयशा से पूछता है कि क्या तुम फॉरेस्ट की ट्रेनिंग करते हो। आयशा को कुछ समझ नहीं आता एंड वो कहती है आए। तब हमारा भाई समझ जाता है शायद ये जो टेक्नोलॉजी है थोड़ी ज़्यादा हाई फाई होगी इसलिए इन लोगों को पता नहीं है। तब हमारा भाई जो होता है वो इस चीज़ के बारे में बताता है कि असल में जब जो फॉरेस्ट होते हैं वो अपने आप ग्रो होना शुरू कर देते हैं एंड ऑफ कोर्स जो पुराने पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों को फैला देते हैं पूरी जगह पे, क्योंकि बेशक जंगल तो ऐसे होते हैं ना अपने आप उग जाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। एंड इसी के कारण जो जंगल होते हैं जो बड़े बड़े और पुराने पेड़ होते हैं वो अपनी जड़ों से जगह और फर्टिलिटी ले लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे न्यू प्लांट्स उग नहीं पाते। आयशा इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद उसके सामने झुक जाती है हमारे भाई के और कहती है प्लीज़ हम मेरे इस फॉरेस्ट को बचा लीजिए, मैं आप जो कहेंगे वो करूंगी। इवन अपनी जो जानवान है वो भी दे देगी। बस वो चाहती है कि अपना जो भाई है वो उन लोगों के फॉरेस्ट पे थोड़ा ध्यान दे। वही तभी वहाँ पे एक नई कंसिस्टेंट आती है जो कि असल में मीड होती है जिसका नाम होता है जूना। जूना अपना टैलेंट बताती है और बताती है कि असल में वो एक काफ़ी अच्छी सिंगर है। हालांकि जो लड़की है सबसे ज्यादा सुंदर भी होते हैं वहाँ के पूरे किंगडम में। एंड तभी हमारा जो मिनिस्टर होता है वो हमारे भाई को बताता है कि असल में जो मर्मिट्स होती है वो पहले समुद्र में जो जहाज जाते हैं उनको अपनी आवाज से इधर उधर बहला देती थी एंड बेशक उनमें से एक है तो ऑफकोर्स इसके अंदर भी इनबिल्ड है। तब हमारा भाई जो होता है वो जूना को कहता है अच्छा भाई ऐसा बात है तो क्या तुम कोई भी चीज जल्दी सीख लेते हो, कोई भी गाना, मतलब कि अगर एक बार भी सुनोगे तब भी। एंड हमारी जो जूना होती है वो हाँ करती है। और इसी बात पे अपना जो भाई होता है वो हमारी जूना के पास जाता है एंड उसको अपना एक ईयरफोन देता है, साथ ही साथ अपना फोन निकालता है उसमें स्पॉटिफाई पे गाने चला देता है। जूना 2-3 लाइनें सुनती है एंड ऑफ कोर्स वाइब चेक करने के बाद हमारा भाई जूना के कान से उसको निकाल देता है। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ को देख के भाई सभी लोग शौक होते हैं कि आखिर ये कौन सा यंत्र है भाई। लेकिन तभी जो हमारी जूना होती है वो काफ़ी अच्छा गाना गाना शुरू कर देती है एंड ऑफ कोर्स सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हमारा भाई कहता है वाह क्या बात है, तुमने तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया।
क्या मतलब अपना भाई जुना को बाद में पर्सनली बुलाता भी है। तभी किंगडम गॉट टैलेंट में आता है तीसरा बंदा, पोंचो। पोंचो एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान है एंड ऑफ कोर्स जैसे हमारे भाई के सामने बस जाता ही नमस्ते करने वो नीचे गिर जाता है, वो भी अपने पैरों में उलझ के। लेकिन बाद में खड़ा होने के बाद वो हमारे भाई को बताता है कि असल में वो एक फूडी टाइप इंसान है जिसने बस खा खा के भाई अपना मोटा पेट कर लिया है, हालांकि पूरे किंगडम का खाना खा चुका है हर टाइप का। तभी वो सोचता है कि सब लोग हंसने वाले, लेकिन अपना भाई आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाँ मेरे को तुम्हारी तो जरूरत थी। एंड ऑफ कोर्स अपना जो भाई है वो असल में हमारे पोंचो को ये बताना चाहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल किसी काम का है, बस वो अपने आप को यूजर्स न समझे। एंड ऐसा हमारा भाई चाहता है बस। पोंचो भी न्यू किंग की ऐसी बातें सुनने के बाद अपना काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है और अब काफी ज्यादा खुश होता है। और हमारा भाई पोंचो एक टास्क भी देता है कि अपनी वो स्किल्स दिखा सके, ताकि हमारे पोंचो की बारी हो जाती है और हम लोग को दिखाया जाता है हमारा फिर फोर्थ कंटेस्टेंट, जिसका नाम होता है काज। एंड ऑफ कोर्स ये बंदा जो है हमारे भाई की तरह बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल एक रैशनल बंदा है, ज्ञान के सागरों में डूबा हुआ जैसा बंदा है, बिल्कुल लाइब्रेरी में रहता है, पढ़ता रहता है एंड ऑफ कोर्स काफी अच्छा आईक्यू है। इवन इस बंदे काज की और हमारे भाई की जब बात हो रही होती है तो हमारा भाई समझ जाता है इसकी बातों से कि भाई ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है। और इसी बात पे हमारा जो भाई होता है वो काज से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम मेरे को ये बताओ कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कैसा किंग हूँ, मतलब कि क्या मैं किंग होने के लायक भी हूँ। और हमारा काज बताता है बिल्कुल आप बिल्कुल हो, क्योंकि किंग जो है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जानता है अच्छी तरह से कि उसकी जनता उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काज हमारे भाई को बोलता है कि वो बिल्कुल सही बैठता है एक किंग के लिए एंड ऑफ कोर्स वो हमारे भाई का एक तरह से राइट हैंड बनना चाहता है, या फिर यूं कहेंगे एक एडवाइजर बनना चाहता है। हमारा भाई ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंस को जानता है और उसको एग्री कर देता है। तभी हमें दिखाई जाती है हमारी फिफ्थ कंटेस्टेंट तोमोई। ऑफ कोर्स एक वुल्फ गर्ल है जो कि ऑफ कोर्स इस कंट्री से है भी नहीं, लेकिन ये जो वुल्फ गर्ल है ये बाकी एनिमल्स की भाषा समझ सकती है। हमारे लिए जो होती है इस लड़की को देख के पहचान जाता है कि ये तो यहाँ की है ही नहीं। एंड हमारा भाई कहता है बेशक ये कोई रेफ्यूजी होगी एंड शायद यहाँ पे एक रेफ्यूजी बन के ही रह रही होगी। तो वो असल में कुछ कहना चाहते थे लेकिन हालांकि इंट्रोवर्ट होने के कारण नहीं बोल पाते, जिसकी वजह से हमारा भाई उसके नील डाउन होकर उससे पूछता है। एंड हमारी जो तोमोई होती है उसके हमारे भाई के कान में बताते कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमारे भाई के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अपना जो भाई है वो इस चीज के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता है, इसलिए चुपचाप अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और उसी टाइम जो अपनी सभा होती है वो डिसमिस कर देता है। बाद में मिनिस्टर आर्क और हमारे लिस के साथ वो बैठता है और उन लोगों से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने कुछ सुना था जो आके इसने मेरे को कानों में कहा था। एंड जो हमारे मिनिस्टर ये सब होता है वो बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हमने सुना, क्योंकि तुम लोगों ने इतने धीरे जो बोला। हमारा भाई कहता है ये तो फिर काफी अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा है किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता चला। हमारा भाई जो होता है उन तीनों को बताता है कि असल में ये जो लड़की है ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसको किसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, तो ऑफकोर्स एक टॉप सीक्रेट होगा हमारे बीच। एंड वो लोगों को बताता है कि असल में जो लड़की है ये डीमन से बात कर सकती है। और बेशक इस बात को सुनने के बाद जो वो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में, क्योंकि डीमन से बात करना ऑफकोर्स मतलब कि बाकी सारे लोगों से ट्रिगर हो जाना। इंसान और डीमन के बीच में वैसी लड़ाई चल रही है एंड ऑफ कोर्स अगर इस लड़की पे स्पॉटलाइट पड़ गई फिर सब लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे। लिस ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि डीमंस तो कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं। एंड जो लिस होती है वो हमारी तुमोई से पूछेगी क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है या फिर कुछ तुम्हें कंफर्म है कि तुम बात कर सकती हो। एंड हमारे तुमोई बताते कि हाँ असल में पास एक बात है, जब हमारी तुमोई जो थी वो बस खेलते खेलते जंगलों में जा रही थी उसे वहाँ पे एक मॉन्स्टर मिला। वो असल में एक डीमन था जो कि ऑफकोर्स छोटी हाइट का था और डॉग जैसी शक्ल का था। हमारी तुमोई जो थी वो हेल्प के लिए चिल्लाई, लेकिन वो जो डीमन था उसे शटअप बोल दिया और तुमोई की बेइज्जती कर दी। हालांकि तुमोई भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि वो डीमंस की बातें सुन सकती है, पहचान सकती है। तुमोई डीमन से पूछती भी है क्या तुम मेरी बातें समझ पा रहे हो, एंड वो हाँ बोलता है। तभी बाकी डीमन आने वाले होते हैं और हमारा जो छोटा वाला डीमन होता है वो हमारे तुमोई को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग तुमोई को जिंदा नहीं छोड़ते। तो ऑफकोर्स हमें इस चीज से पता चल जाता है कि शायद जो डीमंस है वो ह्यूमंस के अलावा बाकी सभी लोगों को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई ऑफकोर्स ह्यूमन से चल रही है एंड ऑफकोर्स ह्यूमंस ने भी काफी सारे डीमंस को मार रखा है। तो बाई चांस शायद एल्फ को छोड़ दे, डेमी ह्यूमंस को छोड़ दे, लेकिन भाई ऑफकोर्स ह्यूमंस को तो नहीं छोड़ेंगे। एंड ऑफकोर्स दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे की बात भी नहीं सुनना चाहती है एंड ऑफकोर्स ये लड़ाई रुकेगी भी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को देखते ही खून खोलता है इन लोगों का। तभी हमारा जो आर्क होता है वो कहता है हमें इस लड़की को तो फिर रोल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लेकिन तभी मिनिस्टर कहता है एकदम से ऐसे रोल प्रोटेक्शन दे देना फिर तो कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटाइज हो जाएगी और लोग समझ जाएंगे कि भाई इस लड़की में कुछ तो स्पेशल है। तभी जो हमारा भाई होता है वो सोचने लगता है कि आगे फिर इसका करे क्या, क्योंकि इसे रोल प्रोटेक्शन भी चाहिए। तभी जो मिनिस्टर होता है वो सजेस्ट करता है क्यों ना तुम इसे अडॉप्ट कर लो अपनी बेटी की तरह, लेकिन इसके लिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। लेकिन तभी इस बात को सुनने के बाद हमारा जो भाई होता है वो क्या सजेस्ट करता है कि क्यों ना ऐसा करता है कि हम लिस के जो डैड है उन्हें बोल के इस लड़की को अडॉप्ट करा लेंगे और इसे रोल प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन तभी जो हमारे लिए तोमोई होती है वो बोलते हैं नहीं मेरे मॉम डैड है भाई, नहीं मतलब खामखा नए नए पेरेंट्स ला रहे हो भाई। हमारा भाई तोमोई को कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे जो पेरेंट्स होंगे फिर किंग्स के रिलेटिव हो जाएंगे तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे साथ ही रहेंगे फिर।
फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स से कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमारे भाई की मेड जो होती है उसे बताती है कि असल में पोंचो आ चुका है। अपना भाई जो होता है अपनी बीवी को लेकर वहां से निकल जाता है। हाँ ठीक है, फियोंसे है। हमें दिखाया जाता है कि असल में पोंचो को असल में हमारे भाई ने भेजा होता है टास्क के लिए एंड अपना सामान लेके वो आ चुका होता है। पोंचो जो अब इन लोगों के लिए खाना बनाने वाला है एंड ऑफ कोर्स वो पहली डिश निकालता है एक स्लाइम, जिसको देखने के बाद वहां पे जितनी भी लड़कियां होती है उनको तो उल्टी आ रही होती है। अगर अभी इस स्लाइम में हल्दी और चीनी डाल देते ना तो इसे जाली की तरह खाते, पुडिंग की तरह। पर खैर हमें क्या, तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में जो पोंचो है वो कुछ अलग ही बना रहा है, जो कि देखने में तो हमारा कुछ देसी मैगी जैसा लग रहा होता है, पर हालांकि जापान में से रमेन बोलते हैं। और बेशक होता ही है लड़कियों के ड्रामे एंड तभी हमारा जो भाई होता है रमेन समझ के इस चीज को खा जाता है और काफी से अच्छा टेस्ट भी लगता है। अब हमारे भाई को ऐसे खाना खाते हुए देख बाकी लड़कियों को भी लगती है भूख एंड वो खाना शुरू कर देते हैं एंड इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। और हमें दिखाया जाता है कि इसमें हमारा जो पोंचो होता है काफी सारी और डिशेज लाया होता है जिसने ये लोग मसाला तड़का लगा लगा के बस मजे करते करते खा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा होता है जैसे कुकिंग का यूट्यूब चैनल चला दिया होगा। तभी बाद में हमें दिखाया था हमारे भाई को फिर से मेड आती है इनसे बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया है। नहीं, मोदी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया था जैसे हमारा भाई जाता है उसे मिनिस्टर दिखता है हमारे कैश के साथ, और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होता है बिल्कुल ये मिनिस्टर ही असल में प्राइम मिनिस्टर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भाई साहब बोल रहे होते हैं कि असल में ये किंग की तरह स्टेप डाउन होना चाहते हैं और कैश को अपने आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है नए ब्लड जो है अगर साथ में काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि कैश और हमारा भाई। और जैसे हमारा भाई सुनता है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना चाहते हैं, हमारा भाई थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि फिर आपका सक्सेसर कौन है, आपकी जगह कौन लेगा। एंड हमारा प्राइम मिनिस्टर भाई साहब बोलते हैं ये है ना काज, ये काफी इंटेलिजेंट मैन है और मैं इसको काफी ज्यादा टाइम से ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स आप दोनों साथ में काम कर सकते हैं फिर। एंड अपना जो भाई होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका रिजिग्नेशन अप्रूव कर देता है और हमारे कैश को न्यू प्राइम मिनिस्टर के लिए हाँ कर देता है। एंड हमारा भाई जो होता है यानी कैश वो बन चुका होता है अब प्राइम मिनिस्टर, और हमारे भाई को थैंक यू भी बोलता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते ही हमारा जो कैश होता है वो हमारे भाई को बोलता है कि वो एक दिन की छुट्टी ले, क्योंकि हमारा जो भाई है वो काफी टाइम से काम ही काम कर रहा है एंड उसने कोई भी छुट्टी नहीं ली है। एंड कैश बोलता है कि भैया तू अब छुट्टी ले ले, क्योंकि तुम्हारी हो रही है तबियत खराब, और अगर तबियत खराब हो गई ज्यादा ही तो फिर हो जाएगी दिक्कत, फिर ढंग से प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। एंड ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्टिविटी से काम नहीं होगा तो फिर कैसे ही होगा। अब ना भाई अपने एडवाइजरी की बात मान लेता है और हमारी जो लिस्ट होता है उसके साथ अगले दिन निकल जाता है डेट पे। भैया मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी जो लिस्ट है वो थोड़ी थोड़ी असुना की तरह दिखती है। आई थिंक सो शायद उसकी आइज भी ऐसी है। खैर हम लोग को दिखाया जाता है क्योंकि हमारा जो भाई है और हमारी जो लिस्ट है वो जा नहीं सकता है बाहर ऐसी। अगर दोनों किंग और क्वीन बन के जाएंगे तो ऑफकोर्स सब लोग पहचान जाएंगे और सारी भीड़ ही भीड़ हो जाएगी, इसलिए इन लोगों ने अपना भेष बदल लिया एंड ऑफकोर्स हमारे जूना के होटल में आ चुके हैं, या कैफ, एक ही बात है, जो बोलना बोल लो। तीनों के दिनों बढ़िया खाना छिटका रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को देखने मिलते हैं दो कीड़े। इनमें से लड़की का नाम है हाल एंड लड़की के नाम है कीड़। एंड दोनों के दोनों मक्खियों की तरह इतनी तेज चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं कि पूरा का पूरा केव सुन रहा होता है इन लोगों की बातें। ये दोनों के दोनों इस समय बात कर रहे होते हैं हमारे भाई के ऊपर, यानी सोमा के ऊपर, कि आखिर वो जो न्यू किंग बना है उसके बारे में। हमारा जो हाल होता है वो ऑफकोर्स अगेंस्ट होता है इस फैसले की कि भाई मतलब जो हमारा सोमा है उसे किंग बनना चाहता है, क्योंकि वो सेम उसकी उम्र जाता है जितना ही हाल की। एंड उसको ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वो उसकी उम्र के बंदे से किसी से ऑर्डर ले। लेकिन हमें जो कीड़ होती है वो ऑफकोर्स बाकी लड़कियों की तरह सॉफ्ट हार्टेड होती है और हमारे भाई की साइड ले रही होती है। हमारे हाल के अंदर होता है लड़कों वाला जोश, कह रहा होता है अगर इस किंग को कुछ आता है तो भाई लड़के दिखाए ना, प्रूफ करके दिखाए, तब हम बाई चांस इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करें, वो तो बात की बात है। लेकिन हमारे जो कीड़ होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं यार तुम चुप करो यार। शायद तुम्हें नहीं पता लेकिन हमारा जो न्यू किंग है वो कितना ज़्यादा बढ़िया इंसान है, वो काफ़ी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, बाकी चीज़ों पे ध्यान देता है। और जब ये दोनों चिल्ला चिल्ला के बात कर होते हैं हमारा भाई वहाँ पे आता है। हाल जो होता है हमारे भाई को देखने के बाद कहता है क्या है तेरे को, लेकिन जो हमारे कायदे होते हैं वो एकदम से हमारे भाई को देखते ही समझ जाती कि भैया ये तो किंग है। फिर होना क्या था, हमारा जो सोमा होता है इन दोनों को ले जाता है एक स्पेशल रूम में और वहाँ पे इन दोनों से बात करता है। हालांकि जो हमारा हाल होता है फिर भी ऐठ रहा होता है और कह रहा होता है भैया वो तो अपोजिट टीम में जाएगा। लेकिन तभी जो हमारी कैशा होती है वो कहती है भैया तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है। एंड जो अपना भाई होता है वो हमारे आयशा को कहता है भैया छोड़ दे इसे, कोई बात नहीं, रहने दे इनसे। हमारा जो भाई होता है वो हाल के साथ थोड़ा गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी जो हमारा हाल होता है वो एकदम से समझ जाता है कि भैया ये तो असल में रियल किंग है। और किंग को अपने सामने देखते ही हमारा जो हाल होता है एकदम से अपनी टोन बदल देता है और कहता है अरे आप यहाँ पे। तब हमारा भाई जो होता है उसके दिमाग के साथ थोड़ा गेम खेलता है, उसे कहता है कि अगर देखो तुम्हें डीकोक आर्मी में जाना है तो बिल्कुल चले जाओ। ऑफकोर्स ये दूसरी कंट्री की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो भाई होता है इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम दूसरी टीम में चले जाओगे और बाई चांस हम दोनों की लड़ाई हो गई दोनों कंट्री की, तो तुम दोनों आमने सामने हो जाओगे एंड ऑफ कोर्स तुम्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा, वरना बाई चांस तुम नहीं मारोगे तो तुम्हारा कोई दोस्त मार देगा, लेकिन तुम उस बंदे की मदद नहीं कर पाओगे। मतलब कि भगवान न करे लेकिन कायदे को लग गए, लेकिन तुम हाल तुम उसे बचा नहीं पाओगे तुम्हारी टीम के कारण। अब तुम देख लो तुम्हें दूसरी कंट्री में जाना है ज्वाइनिंग देने या नहीं, अब वो तुम्हारे ऊपर है। मैं कह रहा हूँ हमारा भाई बादाम चने खाता है भाई, बहुत तेज है भाई का दिमाग। और जो हमारा हाल होता है एकदम से डिप्रेशन
टेंशन में चल जाता भैया ये क्या कह दिया इसने, ये तो बिल्कुल सही बात कह दी इसने तो। और बेशक वो काइडो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता और बेशक बड़ी दिमागदारी से हमारे भाई ने इस केस को सॉल्व कर दिया होता है काफी आसानी से। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है अपनी महारानी को सिखा रहा होता है, दिखा रहा होता है कि आखिर कैसे वो अब ज्यादा चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है एंड वो मैजिक में भी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। तभी हमारे भाई को एक बुलावा आता है एंड जैसे हमारा भाई जाता है वहाँ पे उसे देखने को मिलता है कि हाँ राजसभा में तो भैया ग्रेव आए हुए हैं, यानी हमारे हाल के पप्पा जी, और ग्लेव के साथ साथ उनकी काइडे भी आई हुई है। ये तीनों लोग आए होते हैं और तभी हमारा जो ग्रेव होता है वो हमारे भाई को बोलता है कि असल में वो जानता है कि असल में उसके बेटे ने क्या क्या बोला है किंग के बारे में एंड ऑफ कोर्स वो उसके लिए काफी ज्यादा माफी भी मांगना चाहता है और इस चीज के बारे में उसे अभी अभी काइडे के वजह से पता चला है और वो चाहते हैं कि भाई उनके बेटे के साथ ज्यादा सख्ती ना भरी जाए, मतलब थोड़ा मार लिया जाए लेकिन इतना भी नहीं, क्षमा कर दे उनके लड़के को एंड उनकी जो मैग्ना फैमिली है उनका हमेशा सपोर्ट रहेगा हमारे भाई को। सोमा कहता है अरे नहीं नहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, अपने से बहुत मार दिया, मेरे लिए भी इतना काफी है, मैं तो वैसे भी इसको कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला था, बल्कि हाल को मेज बनाने वाला है रॉयल गार्ड में और हमारे रॉयल ऑफिसर का दर्जा देने वाला है हमारी काइडे को, क्योंकि हमारा भाई इन दोनों के बॉन्ड्स को जानता है और लोगों को दूर नहीं होने देना चाहता। वही हमें दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है पेपर वर्क का एंड ऑफ कोर्स बाकी काम तो उसके पेन से हो ही जाएगा और ऑफ कोर्स इतनी बड़ी अच्छी अचीवमेंट हुई है तो ऑफ कोर्स जिन लोगों ने इस काम को करने में मदद की हमारा भाई उन सबको एक रिवॉर्ड देता है। हमारा भाई उन लोगों का थैंक यू तो बोलता है साथ ही साथ, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग भी है वो एंड उन्हें कहता है भैया तुम जाओ एक हफ्ते की छुट्टी मारो मस्त, क्योंकि पहले से खाने पीने की व्यवस्था भी काफी ठीक हो चुकी है, इवन हमारा जो इको सिस्टम है या फिर इकोनॉमी वाला सिस्टम है वो भी काफी ठीक हो चुका है और तुम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत जो की है इसलिए मैं तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी साथ ही साथ तुम्हें एक दारू की बोतल भी गिफ्ट करूंगा जो कि तुम जाके ले सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उस दारू की बोतल को बेचना कि पीना है, वो तुम अपना देखो, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत को जानता हूँ और मैं तुम्हें ये सब चीजें दान करता हूँ। सारे के सारे वो जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, कहते हैं वाह क्या किंग है भाई, मजा आ गया भाई, सभी के टकलों में चांद चमक जाता है। तभी हमें लीज को दिखाया जाता है जो हमारे भाई के पास आती है एंड उसे बोलते क्या कि तुमने सबको एक हफ्ते की छुट्टी क्यों दी, अभी तो इतना सारा काम है। हमारा भाई लीज को बताता है देखो वो चीज तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी हम एक पोर्ट बनाने जा रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, क्योंकि भाई इससे हमारा काफी ज्यादा इकोनॉमी में फायदा होने वाला है। बेशक इससे बस हमारा इकोनॉमी में फायदा नहीं होने वाला है बल्कि एम्प्लॉयमेंट में भी होने वाला है, काफी सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है इस चीज से। और हमारा भाई लीज को ये भी बताता है कि असल में जितनी भी शिप्स होंगी वो आ रही होंगी वो इलीगल तरीके से नहीं आएगी और ऑफ कोर्स जो भी यहाँ पे आएगी शिप्स वो अपना टैक्स भरेगी, इवन रुकना चाहे तो रुक भी सकती है और ऑफ कोर्स अगर वो कोई क्रॉप व्रॉप लेके आ रही होगी तो उस पर उसके एक स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अपनी क्रॉप रखती है तो बेशक उसे बेचेगी भी एंड ऑफ कोर्स जैसे सप्लाई आ जाएगी। एंड इसके बाद अपना जो भाई होता है वो लीस और आयशा के साथ चले जाता है हमारे आर्क से मिलने, जो कि ऑफ कोर्स उस टाइम वहाँ पे टेंट में ही होता है। लेकिन टेंट में आते ही हमारे भाई को एक बुरी खबर मिलती है एंड वो ये होती है कि हमारा भाई यानी आर्क जो होता है उस टाइम बता रहा होता है हमारे भाई को कि यहाँ पे वो लोग पोर्ट तो बना देते हैं लेकिन यहाँ के जो विलेजेस है वो साफ साफ मना कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि असल में एक बहुत पुरानी घटना है जो कि यहाँ पे घटित हुई है एंड ऑफ कोर्स उस चीज के कारण ये लोग सारे विलेजेस मना कर रहे हैं। यहाँ के विलेजर लोग कह रहे हैं कि असल में यहाँ पे अगर तुमने कोई भी पोर्ट वोट बनाया तो यहाँ पे वाटर गॉड आएगा एंड सबको तबाह कर जाएगा। इसी बात पे जो हमारा लौंडा होता है वो कहता है ठीक है फिर मेरे को उन लोगों से मिलना जो ऐसा कह रहे हैं। और हमारा जो सोमा होता है वहाँ उसी विलेज के किसी बड़े इंसान से मिलता है और उनसे हमारा भाई थोड़ी सी बात करता है और वो बुजुर्ग बताते हैं कि असल में यहाँ पे पहले भी ऐसा हो रखा है, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर थे यानी कि इन दद्दू के भी दद्दू, उन्होंने यहाँ पे पहले बनाने की कोशिश भी की थी लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे एकदम से धरती कांपने लगी एंड उसके बाद एकदम से एक दहशत फैला देने वाली बाढ़ जैसी चीज आई एंड ऑफ कोर्स सब कुछ बर्बाद कर गई। हालांकि ये हम लोग जानते कि वो असल में बाढ़ थी, ये लोग नहीं जानते थे, ये लोग उसे एक मॉन्स्टर कहते हैं यानी पानी का देवता एंड समथिंग लाइक दैट, जो कि आता है एंड उसको सब कुछ तबाह कर जाता है। वही बुजुर्ग से बात करने के बाद हमारा जैसे भाई घर आ आता है वो कहता है हम इस जगह पे पोर्ट नहीं बनाने वाले। हमारा जो कैद होता है हमारे भाई को कहता है क्या तुम डर रहे हो उस चीज से थोड़ा उनकी मिथ से। हमारा भाई कैसे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ बोला है तो उसका मतलब पीछे कोई ना कोई रास्ता होगा ही, मतलब ऑफकोर्स वहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई तो दिक्कत होगी तभी ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। तब जो हमारा कैद होता है हमारे भाई से पूछता है तो अच्छा तो क्या तुम मतलब तुम डर रहे हो कि वो कोई आ जाएगा कुछ चीज एंड वो सब कुछ तोड़ जाएगा। हमारा भाई बताते कि ऐसा मैं देखो वो जो बुजुर्ग जैसे बता रहे थे धरती कांपने लग जाती है ये सब, तो ऑफकोर्स इसका साफ मतलब कि पक्का वहाँ पे अर्थक्वेक और बाढ़ जैसी चीजें वहाँ पे काफी ज्यादा कॉमन होगी एंड तभी इस चीज की वजह से वहाँ पे ऐसी चीजें बनाना इसलिए मना है, इसलिए ऑफकोर्स उस रेड जोन में ना ही जाए तो ज्यादा ही बढ़िया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया था हमारे हाल को जो कि ऑफकोर्स रोड बना रहा होता है, लेबर मजदूरों की तरह काम कर रहा होता है और ये सोच रहा था कि भैया ये गार्ड जो होते हैं यही क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब भाई ये आर्मी वाले हैं ये रोड क्यों बना रहे हैं। एंड तभी हमारे जो कायदे होते हैं वो बताते हैं कि असल में देखो रोड हमें बहुत सारी बनानी है और हम पे इतनी ज़्यादा मैन फोर्स या फिर इतनी पावर नहीं है तो ऑफकोर्स हमें आर्मी का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है उसके लिए वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑफकोर्स इसको बेहतर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इवन जब हमारा हाल जो होता है खाना खा रहा होता है हमारे कायदे उसे बता दिया असल में इसमें जो फ्रेश ये वेजिटेबल्स देख रहे हो ये भी असल में उसी ट्रांसपोर्टेशन से आई है, वो भी आज सुबह ही बाजू वाले विलेज से। और ऐसा इसलिए ही हो पाया है क्योंकि अब जो रोड्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है एंड
दस्तों की वजह से काफी आसानी से चीजें आ रही हैं। वहीं जब दोनों बात कर रहे होते हैं हमारा भाई सोमा वहाँ पे आ जाता है एंड कहता है हाँ भाई कैसे हो। हॉल एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है जी सर जी कैसे हो। सोमा हॉल को कहता है भाई तुम ऐसे ड्रामे मत करो, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, कम से कम मैं किसी से बात तो कर सकता हूँ अपने उम्र वाले से, तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। एंड तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है वो हमारे लेस को बता रहा होता है कि भाई यहाँ पे कैसे कैसे रोड बनती है। हमारा भाई ये सब समझा रहा होता है हमारे लेस को कि असल में जब रात हो जाती है इस लैम्प कैसे काम करता है ये वाला, इवन रोड्स कैसे बनती है और आखिर ऐसे स्ट्रक्चर के ये जो पेड़ हैं आखिर क्यों बनाए गए हैं। वहीं जब ये ज्ञान की बातें हो ही रही होती है एक कबूतर उड़ते हुए आता है हमारे आयशा के पास एंड उसके अंदर एक चिट्ठी होती है। वो चिट्ठी असल में हमारे आयशा की मॉम डैड की तरफ से आई होती है और जिसमें बताया गया होता है कि उसके वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से काफी सारा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, उसको अभी कभी जाना पड़ेगा। हमारा जो भाई होता है वो हमारी कैदी को बोलता है कि एक रिसर्च टीम जल्दी से लेके आओ ताकि रेस्क्यू भी हो पाए। एंड इस चीज का ऑर्डर देने के बाद हमारा जो भाई होता है आयशा के पास जाता है और उसे कहता है तुम चिंता मत करो, यहाँ पे वैसे भी रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो काफी ज्यादा दिक्कत भी होने वाली है। एंड वो कहता है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो ऑफकोर्स इस रेस्क्यू टीम को भी साथ मिल जाओ जो कि तुम्हारी वहाँ पे काफी ज्यादा मदद करने वाली है। तभी अपना जो भाई होता है वो आयशा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे को ये बताओ तुम्हारे वहाँ पे जाने में टाइम कितना लगेगा। और आयशा बताती है कम से कम 2 दिन तो लगने ही वाले हैं, क्योंकि अगर हम आर्मी को वहाँ पे ले जाने वाले किसी टीम को तो ऑफकोर्स उनकी नॉर्मल मास स्पीड में तो लगभग 2 से 3 दिन। और इस टाइम पे अपना जो भाई होता है सारी अपनी अकाउंट्स लगाना शुरू कर देता है और कहता है अगर सब कुछ ऐसा चला तो फिर डेट टोल तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है इस पास में से एक डायनासोर जैसी चीज जा रही थी तो अपना भाई सोचता है इसी में अपने सोल्जर्स भेज देते हैं और जैसे तैसे करके उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो इवनिंग तक उसके वहाँ पे यानी कि आयशा के वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहीं पे हम लोग को देखने मिलता है आयशा के पापा जी जिनका नाम होता है वार्डन। पहले तो जो हमारा वार्डन था वो हमारे भाई के साथ थोड़ा फॉर्मेलिटी करने लगा था, लेकिन अपना भाई कहता है यार फॉर्मेलिटी की तेल लेना, तुम पहले अपना काम देखो यार, जो लोग पहले फंसे हैं उनको निकाल लेते बाहर फिर बाद में बात करते हैं। हमारा जो वार्डन होता है वो हमारे भाई को बताना शुरू करता है कि असल में 100 लोगों की जान तो निकल चुकी है लेकिन अभी 40 बाकी है। और अपना भाई जो सोमा होता है कहता है ठीक है जो जो निकलते जाएंगे हम लोगों के नाम हटाते जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोई और लाइन स्लाइड ना हो जाए इसलिए कोई बंदा पीछे से देखता भी रहेगा पहाड़ों को। उसके बाद जो वार्डन है उसकी बेटी होती है वो दोनों ऑफ कोर्स आधा आधा काम बांट लेते हैं। एंड हमारा जो भाई होता है कहता है चलो फिर चलते हैं क्राइम सीन की तरफ। हमारा भाई सोमा जो होता है वो अपनी रोड बनाने वाली टीम को लेके आया होता है जो कि यहाँ पे गड्ढे खोदने में काम कर सकती है, क्योंकि ये लोग इस चीज में काफी ज्यादा माहिर होते हैं तो ये लोग अपना काम करने में लग जाते हैं। और अपना भाई जो होता है हाल के साथ होता है, दोनों खुदाई कर रहे होते हैं। तभी हमारे भाई को सुनाई देती है एक बच्चे की आवाज। हमारा हाल कहता है यार उसे तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन हमारा भाई कहता है मेरे को सुनाई दे रही, यहाँ पे खोदो। एंड हमारे हाल को मिलता है एक बंदे का हाथ। हाँ मतलब लड़की है तो क्या हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हाल जो होता है इस चीज को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि हमारा जो सोमा है उसे काफी कुछ नॉलेज है इस चीज के बारे में। और जब अपना भाई सोमा होता है वो एक चूहा भी निकालता है जो कि अपनी पाव से वो कंट्रोल कर रहा होता है, इधर उधर चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई और तो नहीं है जो इधर ही कहीं पास में ढका हुआ होगा इन मिट्टियों के नीचे। ऑफकोर्स हमारे भाई की पाव काफी ज्यादा काम की आ जाती है इस टाइम पे। एंड काफी सारे जो लोग होते हैं वो बच भी जाते हैं और काफी सारे मर भी जाते हैं, वो अलग है। लेकिन बाद में जो हमारा वार्डन होता है वो हमारे भाई का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा मदद की होती है। वही भी आयशा आती है और हमारे भाई को बताती है कि इसमें दूसरी जो रेस्क्यू टीम वाली स्वॉर्ड है वो भी आ चुकी है। वही बाजू में एक बंदा जो होता है काफी ज्यादा बुरी तरह से रो रहा होता है और कह रहा होता है भाई अब इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। हमारा सोमा जो होता है कहता है नहीं बिल्कुल है यार, अभी तो काफी सारी चीज रिकंस्ट्रक्ट करनी है एंड काफी काम अभी है। लेकिन वो बंदा कहता है यार जो लोग चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे ना। तभी पीछे से वार्डन आता है और हमारे भाई को बताता है कि असल में जो बंदा है उसका भाई है एंड इस बंदे का नाम रॉब है और इसकी जो बीवी थी वो मारी जा चुकी इस इंसिडेंट में और इसकी जो बेटी है वो काफी बुरी हालत में है। और असल में फन फैक्ट वाली बात तो ये है कि असल में यही वो बंदा था जो काफी ज्यादा केयर करता था इस पूरे फॉरेस्ट की। थिनिंग जैसी बाकी एक्टिविटी भी यही बंदा परफॉर्म करता था पूरे विलेज में, मतलब पूरे फॉरेस्ट में। और अब इस फॉरेस्ट पे डाउट कर रहा है कि भाई आखिर इसने उसके साथ ऐसा क्यों किया जो उसकी सबसे ज्यादा केयर करता था। वहीं बाहर जो आयशा होती है वो बताती है कि असल में ऐसा क्यों हुआ होगा, हम तो वही कर रहे थे जो तुमने बोला था। लेकिन हमारा भाई बताता है ये ऑफकोर्स पूरा का पूरा बैड लक है, इसमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को लीज को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है हमारे भाई को कि यार मेरे को माफ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। हमारा भाई कहता है यार इसमें असल में मेरी ही गलती है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगा था फूड शॉर्टेज एंड बाकी सारी चीजों पे, लेकिन इस जगह पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। एंड ऑफ कोर्स इन सारी चीजों की वजह से अपना भाई जो होता है अपने आप को काफी ज्यादा ब्लेम कर रहा होता है। वहीं हमें दिखाया जाता है हमारी जो जूना, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने उसका प्यारा सा नाम निकाल दिया है, वो हमारे भाई को देखती है जो कि काफी ज्यादा ओवरनाइट तक काम कर रहा होता है। जैसे मेरी तरह रात के 2-3 बजने वाले हैं मैं स्टिल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे हमारा भाई भी रात तक काम करता रहता है। हमारी जो जूना होती है वो हमारे भाई को सुला देती है और कहती है तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, हालांकि मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है। वो हमारे भाई को रिलैक्स करवाते हैं एंड उसको एकदम से सुला देती है। क्या मतलब जिगली पप से कम नहीं है लड़की। एंड हमारा जब भाई सो जाता है ये लड़की बस उसे देखते रहती है। वहीं अगले सीन में हम लोग को दिखाई जाती है ड्यूक्स की मीटिंग। ये तीनों के तीनों असल में ड्यूक्स है, जिनमें से हमारा जो ये लाइन जैसा हेड वाला है इसका नाम है कार्मिन। और कार्मिन जो असल में हमारे भाई के काम से काफी डिसअपॉइंटेड है, उसे लगता है कि असल में एक करप्ट इंसान है
जो कि लॉयल बंदों को हमारे यहाँ से निकाल रहा है और ऑफ कोर्स करप्ट चीजें भर रहा है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को नेग्लेक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी ड्यूक एक्सेल है वो असल में हमारे भाई की साइड है। हमारा जो कारमेन है उसका भी कोई इंटेंशन नहीं है कि उस सत्ता को लेने की, बल्कि वो बस चाहता है कि जो पुराने वाला किंग था वो वापस आ जाए। वहीं तभी हम लोगों को दिखाया था तीसरे ड्यूक को जिसका नाम था क्लैस्टर। अब ये जो बंदा है ये भी असल में वॉर चाहता है कारमेन की तरह, क्योंकि इसे भी हमारा भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड इसे भी वही सेम लगता है जो हमारे कारमेन को लगता है। लेकिन एक्सेल जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो अगर हम लोग ऐसे लड़ते रहेंगे तो हमारे जो एरिडोनिया जैसे आजू बाजू के किंगडम्स है वो हमारे ऊपर अटैक करने के वाले होंगे। लेकिन जो क्लैस्टर है वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो लोग तो हमारी मदद और कर देने वाले हैं, यानी सोमा की मदद करेंगे अगर हम अटैक कुछ करते हैं तो। और पीछे से कार्ड लाते हैं जो कि कहते हैं मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी जहां पे वो लड़ने जाएंगे। तो सिंपल सीन ऐसा चल रहा है कि असल में हमारा कारमेन और क्लैस्टर जो है असल में हमारे भाई के विरुद्ध है, यानी सोमा के, और एक्सेल जो है वो हमारे भाई के साथ है और इन तीनों के पास अपनी अपनी आर्मीज है। वहीं हमें दिखाया जाता है एरिडोनिया का सीन जहाँ पे हमारे को उनके किंग गेस को दिखाया जाता है। अब ये जो बंदा है ये असल में कुछ पुरानी जमीन चाहता है हमारे सोमा से, और ये बंदा जो है असल में कारमेन के साथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यही वो नालायक इंसान भी है जिसने ऑफकोर्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी पैदा कर रखी है सभी लोगों के बीच की ये सोमा के साइड है कि सोमा के विरुद्ध। गेस का बेटा उसको पूरा सपोर्ट देता है लेकिन उसकी बेटी को उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं देती है। वहीं दूसरी तरफ में हम लोगों को कैज और सोमा को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं कि भैया अब हमें भी वॉयलेंस यूज करना पड़ेगा, अगर एरिडोनिया वाले हमले करते हैं तो हमें भी वॉयलेंस में अपना प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन अपने भाई को अपने दादा की बात याद आती है कि असल में जिन जो भी तुम्हारी फैमिली है उनकी प्रोटेक्शन हमेशा करना। इसलिए जो अपना भाई है वो अपनी लीज को बुलाता है और कहता है उसको उसकी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हमें एरिडोनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गेस होता है वो एल्फिडोन को कैप्चर करने की बात कर रहा होता है जो कि असल में उनकी ही जमीन होती है, लेकिन 50 साल पहले हमारा जो लैंड सोमा के पास है वो उनके पास हुआ करती थी। और जो गेस है उसे ऐसा लगता है कि भाई जो ड्यूक्स है लड़ रहे हैं हमारे सोमा से, और इसलिए जो बंदा है ये एल्फिडोन को चुपचाप कैप्चर करना चाहता है। वहीं जब वो अपनी बढ़िया सी स्पीच दे रहा होता है जब ये कॉल्बर्ट नाम का बीच में बंदा आ जाता है जो कि कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप भूल गए अभी हम ट्रीटी के अंदर है। लेकिन अपना जो गेस होता है उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, कहता है तू निकल जाए, तेरे को निकाल दिया मैंने जॉब से, जो निकल। और जैसे हमारा कॉल्बर्ट जो होता है बाहर आ ही रहा होता है उसे वहाँ पे मिलती है हमारी गेस की बेटी जो कि उसे कहते हैं चलो इस कंट्री को सेव करते हैं साथ में। और जैसे ही वो जो लड़की होती है हमारे इस कॉल्बर्ट को पकड़ती है एकदम से ये दोनों आसमान में उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या ही होता है, मतलब ग्रेविटी कहाँ गई इसमें। वहीं दूसरी साइड हमारा जो भाई होता है वो असल में हमारी लीज की मदद मांगते हुए तीनों ड्यूक से बात कर रहा होता है। हमारा भाई पहले तो तीनों ड्यूक से बात करता है, उन्हें अपना जो स्टांस है वो क्लियर करता है कि भैया मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ऐसा नहीं। इन दोनों को तुम असल में तीन तीन आर्मीज के हेड मास्टर समझ सकते हो। हमारे जो पहली ड्यूक होती है वो बेशक हमारे भाई जो भी कुछ कहे वो ऑफ कोर्स मान जाती है, बस वो चाहती है कि भाई सब लोग यूनाइट रहे। देखो हमारे एक्सेल को मनाना तो काफी ज्यादा आसान था, लेकिन हमारा जो कास्टर होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। पहले तो हमारा कास्टर मान नहीं रहा होता है, लेकिन बाद में जैसे हमारा भाई बताता है कि असल में अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए तो आजू बाजू के लोग आएंगे और हमें पेल जाएंगे। और जहाँ तक बात है करप्शन की तो बेशक मैं उस पर काम करूंगा एंड ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, एंड काफी सारे ऐसे वादे करता है। और जो हमारी ड्यूक होती है एक्सेल वो तो पूरी तरह से मान जाती, कहती है हाँ मैं तो तुम्हारे साथ हूँ भाई, हमारी आर्मी तुम्हारे साथ है। लेकिन जो हमारा कैस्टर होता है कहता है नहीं भैया मैं तो अभी न्यूट्रल हूँ, क्योंकि वैसे भी हम लोगों की तो पहले जो बात हुई थी वो हमारे पुराने वाले लीडर के साथ हुई थी एंड पिछले वाले किंग ने तो हमसे पूछा भी नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वहीं दूसरे जो हमारा कारमेन होता है वो कहता है देखो मैं एक वॉरियर हूँ, मैं अपनी जीवन पे टिका रहता हूँ, मैं तो लड़ूंगा। और ऑफ कोर्स इसके बाद अपना जो भाई होता है काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है उसका, जैसे मेरा हो रहा है अभी। एंड तब हमारा जो भाई होता है वो कैस्टर और कारमेन को मनाने के लिए एक लास्ट रिक्वेस्ट भेजता है और उन्हें बोलता है देखो जो भी हार गया वॉर में, या फिर यू कैन की जो भी हारता है कैस्टर कारमेन और सोमा में से, ऑफ कोर्स उन सबको उस बंदे की बात माननी पड़ेगी जिससे वो हारते हैं। जैसे मान लो हमारे सोमा ने हरा दिया दोनों को, तो ऑफ कोर्स दोनों की आर्मी हमारे भाई की हो जाएगी। और ऐसे कुछ सीन के साथ हमें दिखाया जाता है हमारा जो गेस होता है वो अपनी आर्मी लेके आ चुका होता है हमारे एल्फिडोनिया को कैप्चर करने के लिए। हालांकि जो गेस है उसे लगता है कि भाई जो कारमेन है वो तो उनकी साइड से लड़ने ही वाला है, लेकिन बीच रास्ते में जो तुम इस इंसान को देख रहे हो ना, असल में यही इंसान है जो इन लोगों की आर्मी को डिले कराने वाला है। ये जो बंदा होता है असल में इन लोगों की आर्मी को यहीं पे रोक के रखता है हर बार कुछ ना कुछ बहाने बोलते बोलते, क्योंकि ये वो बंदा है जो कि असल में गेट खोलने वाला है, लेकिन असल में ये अभी किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। और जो हमारा गेस होता है वो भी मान जाता है चलो ठीक है भैया कोई अटैक नहीं करेंगे तब तक तुम करो यार। वहीं दूसरी जो हमारी फॉरगॉटन आर्मी होती है यानी कि हमारे सोमा वाली भाई की, वो हमारी आर्मी की ऑलरेडी जो सेना होती है उसके साथ वॉर में होती है। एंड ऑफ कोर्स ये वाली जो आर्मी होती है काफी ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि भाई आग वाग सब होते हैं इन लोगों पे एंड इतने खतरनाक हमले होते हैं भाई। और अगर तुम ढंग से देखो तो भाई ये तो वो लोग लड़ रहे हैं इन लोगों से जो भाई कंस्ट्रक्शन करते हैं। हालांकि क्योंकि जो रियल आर्मी है वही उसी से लड़े जा रहे हैं, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इन लोगों के बीच में। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ताकतवर लोग भी होते हैं भाई, जैसे सूर जो कि असल में उन्हीं में से एक है, यानी जो वो जो एल से वार्डन के यहाँ के उनमें से एक ही है बंदा। और ये असल में और कोई नहीं बल्कि वो बंदा है जिसकी बहन को असल में हमारे हाल ने बचाया था। तो ऑफ कोर्स ये भी इन लोगों की तरफ से लड़ने के लिए आ जाता है कि भैया हम भी चलाएंगे 2-3 तीर। वहीं दूसरी तरफ अपने जुल्फे खोलने के बाद अपना आर्क जो होता है वो भी लड़ने के लिए आ जाता है अपनी आर्मी को लेकर। हालांकि इनकी आर्मी भी ज्यादा देर टिकने नहीं वाली, वो बात अलग है, क्योंकि ये बात तो हमारा आर्मी में जानता है कि असल में उसके पास 47,000 की सेना है एंड हमारी जो फॉरगॉटन आर्मी है यानी हमारी आर्क वाली, इनके पास लगभग कुछ 10,000 की होगी।
तो इन लोगों का बेशक जीतना तो काफी ज्यादा मुश्किल ही है भाई, नामुमकिन भी मान सकते हो। एंड ऑफ कोर्स असल में हमारा जो कार्मिन है उसके एक मास्टर प्लान है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो जानता है एंड उसकी वजह से हंसता है और अपने एक बंदे को कहता है तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है क्यों। वही हमें गेस को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे का, उसी ट्रेडर का इंतजार कर रहा होता है जो कि उन्हें रोक के रखा होता है वहीं पे, और दीवारों के अंदर से काफी सारी आवाजें आ रही होती है तो उस चीज को बारे में सोच रहा होता है। तभी वो बंदा उनके सामने आता है और कहता है प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली अंदर जाने की। एंड इसी के कारण वो उन लोगों को काफी सारा सोना भी देता है और कहता है प्लीज रुक जाइए, प्लीज आज तक अपना अटैक रोक दीजिए, फिर कल पक्का अंदर जाएंगे। कह सकते हो कि असल में ये वो ट्रेडर है जो इन लोगों की आर्मी को अंदर ले जाना चाहता है, बस एक बार गेट खुले एंड ये सारी की सारी अंदर। और जो गेस का बेटा होता है वो मान जाता है, कहता है चलो ठीक है कल ये अटैक करते हैं। हालांकि ये जो बंदा होता है ये ट्रेडर असल में और किसी का नहीं बल्कि एक्सेल का ही एक दूत कह सकते हो तुम, वो है। एंड ऑफ कोर्स तुम समझ सकते हो कि असल में एक्सेल ही सब कुछ कर रही है पीछे पीछे बैकग्राउंड में, ताकि जब तक सोमा सब चीजें देख रहा है अंदर का कॉन्फ्लिक्ट तब तक ये बाहर वाले अंदर ना पाए। वहीं थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारे हेल और कैडो के बीच में, थोड़ा थोड़ा प्यार इजहार हो रहा होता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं होता, बस नखरे मार रहे होते दोनों और सात समुद्र पार जाने वाली ऐसी बातें कर रहे होते हैं। हालांकि अगले दिन दिखाया जाता है कि फिर से अटैक होने का शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो काइडो होती है वो चीज़ नोटिस करते हैं कि असल में ये जो सामने वाली अटैकिंग वाली टीम है ये एक नए फॉर्मेशन में है। एंड इस चीज़ को देख के इन लोगों की थोड़ा अच्छी बात है क्योंकि इससे शायद इन लोगों का थोड़ा चांस बन सकता है कि जीत सकते हैं बाई चांस कोई चांस मिल जाए तो। और ऑफकोर्स सारी कंडीशन मीट करने के बाद जो हमारा गेस का बेटा होता है कहता है चलो फिर अटैक करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है आसमान से कुछ आते हुए होते हैं, ड्रैगन जैसे पंख वाले काफी सारे सोल्जर्स आ रहे होते हैं। एंड ऑफकोर्स ये असल में एक तरह का बैकअप मान सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये लोग असल में कैस्टर के लोग हैं। और हमें दिखाया जाता है एक रात पहले का सीन जहाँ पे हमारा जो भाई होता है, राइट नाउ अभी मैं कैस्टर की बात कर रहा हूँ जो कि असल में हमारे भाई के बारे में सोच रहा होता है, यानी सोम के बारे में सोच रहा है कि असल में जो कैस्टर है उस असल में हमारे भाई सोमा के अंदर कुछ ना कुछ तो दिखता है, कोई ब्राइट एनर्जी जो कि उसे बोल दे कि हाँ भाई ये बंदा सही है। हालांकि अब डिसीजन लेने में काफी ज्यादा लेट हो चुका है एंड अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो कैस्टर है वो ये भी जानता है कि हमारा जो सोमा है वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस जैसा मूव लेके आएगा। तभी हमें देखने को मिला है वहाँ पे कार्ला आती है और जो हमारे कास्टल को बताती है कि एक शिप देखने को मिली है जो कि असल में काफी ज्यादा तबाही मचा सकती है। वहीं तभी हमें हमारे भाई का सोमा का भी कॉल आता है हमारे भाई कैस्टर को एंड उसे बताया जाता है कि असल में सरेंडर कर लो, अभी भी टाइम है। इवन काफी सारे बम भी फोड़े जाते हैं हमारे कैस्टर के किले पे। और कैस्टर जो होता है हमारे सोमा को बोलता है कि देखो भाई हम एक वॉरियर है और हम ऐसे हारते नहीं है और इतनी बुरी तरह से तो हम सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। इतना हंसते ही हमारा जो भाई होता है अपनी कार्ला बेटी को बोलता है आर्मी लेके जाओ और इस कैनल जैसी चीज को बंद कराओ। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो हमारी कार्ला है वो पूरी की पूरी आर्मी लेके जाती है और सीधे उस जगह पे जहाँ पे जो शिप का वीकेस्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हमला करने की कोशिश करते हैं वो लोग। हालांकि रिटर्न अटैक्स भी आते हैं, भरमोस जैसी मिसाइलों का प्रहार किया जाता है। हमारे जो कार्ला होते हैं वो जानते हैं कि इसका सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट जिसके टायर्स है, लेकिन वो लीज को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वो उसमें जाके क्लोजली अटैक करना चाहती थी और मोस्टली साइड से ही अटैक करती है। लेकिन जैसे उन लोगों को देखने को मिलता है कि असल में यहाँ तो इसके अंदर एक भी इंसान नहीं है बल्कि सारे स्केलेटन्स है, तब कार्ला समझ जाते हैं कि बेटा चेकमेट हो चुके हो तुम, क्योंकि जो दिखाया जाता है वो बस एक छलावा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर तो कुछ और हो रहा होता है। और सेम हम लोग को दिखाया जाता है हमारा जो भाई होता है सोमा अपनी गैंग के साथ अंदर होता है कैस्टर के सामने। कैस्टर के पास कोई भी आर्मी नहीं होती है एंड हमारा जो भाई होता है उसे बोलता है सरेंडर कर लो और अपनी आर्मी हमें दे दो। हमारा जो कैस्टर होता है वो हमारे सोमा भाई को ये भी बताता है कि असल में जो बाजू में तुम बंदा देख रहे हो टॉलमन, ये असल में वो बंदा जो असल में पूरी एयर फोर्स को कंट्रोल करता है। तो अभी तो एयर फोर्स जो है वो नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो भाई है कैस्टर वो भी मानता नहीं हार और कहता है चलो फिर हो जाए दो हाथ। और क्योंकि वो एक वॉरियर है तो वैसे तो सरेंडर करेगा नहीं, इसलिए वो आता है आगे। लेकिन हमारे जो आयशा होती है वो कहते हैं आखिर ये क्यों लड़ेगा, मैं लड़ूंगी ना क्योंकि मैं इसकी बॉडी गार्ड हूँ। और तब कैस्टर और आयशा के बीच में जो होता है लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तुम लोग देख ही सकते हो हमारा कैस्टर तो वैसे दिखने में मतलब बड़ा है एंड लेकिन चौड़ा है, लेकिन हमारी जो आयशा होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड उसको काफी दूर फेंक देती है। हाँ जो कैस्टर होता है वो कहता है बेशक मैं तुम्हारी पावर को समझता हूँ, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। और ये दोनों हार नहीं मान रहे होते, बस एक दूसरे से भिड़े जा रहे होते, बातें भी कर रहे होते लेकिन बीच में बहुत। लेकिन इन दी एंड जब हमारा कैस्टर और हमारी आयशा लड़ी रही होती है, बीच में हमारी ये नन्ही मुन्नी भी कूद जाती है और बीच में हमें लीज के कूदने के कारण वो अपनी आइस मैजिक का यूज करती है और इन दोनों के मिश्रण के बाद हमारा जो कैस्टर होता है वो फाइनली हार जाता है बुरी तरह से नहीं लेकिन हाँ कह सकते हैं हार जाता है। हाँ जो कैस्टर होता है वो हार चुका होता है, ऑफ कोर्स अब उसको वो कॉलर पहनना पड़ेगा जो कि असल में ये बताता है कि हमारा जो ये कैस्टर और हार चुका है एंड ऑफ कोर्स उसका जो जितना भी वो आर्मी ये सब है वो हमारे भाई की हो चुकी है। और सिर्फ ये बताता ही नहीं है बल्कि असल में हमारा जो कैस्टर है अगर किसी भी कभी भी किंग की बात का विरोध करेगा तो ये जो बैंड है ये असल में दबना शुरू हो जाएगा और हमारे भाई को बिल्कुल ही सातवें आसमान में पहुंचा देगा। कार्ला जैसी इस चीज बैंड को देखती है भाई वो बिल्कुल ही फिर जाती है एंड कहती है भैया ये क्या कर रहे हो। एंड हमारी जो लीस होती है उसे बता देती है कि असल में तुमने कुछ भी किया हमारे सोमा के साथ तो तुम्हारे पाप को भुगतना पड़ेगा सब कुछ। सोमा जो होता है वो टॉलमैन को बोलता है कि देखो अब जो तुम्हारी ये एयरफोर्स है अब हम मेरे अंडर है, लेकिन ऑफकोर्स संभालने वाले तुम ही रहने वाले हो, ठीक है।
एंड तभी कार्ला जो होता है पूछता है कि आखिर कैस्टर और उसकी बेटी का क्या होने वाला है, और हमारा भाई कहता है इन दोनों का केस तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है तुम्हारे फाइटर जेट है इन सबको एक जगह इकट्ठा करो, इन्हें बताओ कि अभी किसी और के कंट्रोल में है और बाकी चलते हैं अब हम वापस। हमें दिखाया जाता है कि असल में ये लोग जो है काफी ज्यादा बातें कर रहे होते हैं कार्ला के बारे में, लेकिन अपने भाई को असल में ट्रस्ट इशू होता है, तो ऑफकोर्स वो कार्ला पे कोई भी भरोसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कार्ला पे काफी सारे क्राइम्स जो है वो रजिस्टर हो रखे हैं और हमारे भाई को कहीं ट्रस्ट इशू वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए ऐसा वो नहीं करना चाहता था। हालांकि जो लीज और कार्ला है मेरे ख्याल से काफी बचपन के दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे की काफी ज्यादा केयर भी करते हैं। वहीं तभी जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है हमारी जो एयरफोर्स होती है वो आ रही होती है आसमान से उड़ती हुई, और हमारे जो हेलो काइडो होते हैं वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि भैया हमारा जो सोमा है उसने जीत लिया मैच। हमारे एयर कमांडर वाले भैया भी सबको बोलते हैं कि भैया कैसल को छोड़ के सब उड़ा दो। तो बाद में जो हेल और हमारा जो सोमा होता है वो एक दूसरे से थोड़ी कैजुअली बातें कर रहे होते हैं, तभी हमारी इस चीज़ को जो है कार्ला देख लेती है एंड कहती है कि ये दोनों काफी ज्यादा कैजुअली कैसे बात कर रहे हैं, वो तो किंग है ना, मतलब सोल्जर और एक किंग ऐसे बात कर रहे हैं। हमारी जो लिस्ट होती है वो बताती है असल में ये बंदा स्पेशल है। वहीं हमें कार्मिंग का सीन दिखाया जाता है जिसकी जो फोर्स होती है वो बोल रही होती है भैया अब हमारा जीतना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि आसमान से कहते ही MiG-21 के फाइटर जेट जैसे आ गए हैं। हमारा जो कार्मिन होता है वो अपनी डिफीट तो मान चुका होता है, लेकिन जो उसके सोल्जर होते हैं उसके जनरल होते हैं वो कहते हैं भैया अभी हम जीत सकते हैं वैसे, क्योंकि अगर हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के अगर लड़े तो फिर भी हम जीत सकते हैं। लेकिन हमारा जो कार्मिन होता है वो चीज़ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है भैया मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ वही लोग ऐसे हैं। वो उसके बाद कहता है भैया अब कोई बात नहीं, अब हार चुके हैं तो हार चुके हैं। वैसे भी वो अपनी जो डिफीट है वो एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी जो खास बंदा होता है उसे कहता है कि वो उसे उसका कॉलर पहना दे, जो कि ऑफ कोर्स ये दर्शाता है कि असल में हमारा जो कार्मिन है वो भी हार चुका है। भाई चीज़ को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो वॉर है वो ओवर हो चुके हैं एंड इतनी जल्दी वॉर खत्म हो गई। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं हैरान होते हैं, लेकिन वही जो हमारा कार्बिन होता है वो अपनी एक शैंपेन की बोतल निकाल रहा होता है जो कि असल में उसे किंग के द्वारा दी गई होती है पिछले वाले, एंड ये बंदा सोच रहा होता है कि ये इसे बाद में पिएगा जब इसकी शादी होगी, लेकिन इसकी हुई नहीं। इवन इसकी लैंड भी लूट गया, सब लूट गया एंड इन्वेड होने वाला है। लेकिन तभी इसका जो बंदा होता है वो उसे आके बताता है कि असल में हमारा जो सोमा है वो उसका लैंड वैंड कुछ इन्वेड नहीं करने वाला, सीधे आर्मी लेके निकल गया। हमारे भाई को लगा था उसका दिवालिया निकल जाएगा, लेकिन भाई तो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं तभी जो हमारे कार्ला होते हैं पूछते कि हाँ भाई अब मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, एंड अपना भाई बताता है कि असल में जितने भी प्लान था ये असल में ड्यूक गारविक का था। हमारा भाई ये भी बताता है कि असल में जो डचेस थे यानी कि ड्यूक ग्लेव हो गए एंड हमारी जो ड्यूक एक्सिल थी वो सारे के सारे असल में उसके साइड में ऑलरेडी पहले से ही थे, पर सीक्रेटली इन लोगों के पास एक ऐसा प्लान था जो कि करप्ट लोगों से लड़ने के लिए था और इससे पूरे के पूरे किंगडम की काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। हम अपने कार्ला को ये भी बताता कि असल में उसके डैड को इसलिए ये चीज़ नहीं बताई गई थी कहीं अगर वो डर गए एंड किसी ऐसी चीज़ हो गई तो ऑफकोर्स हमारी जो ग्लेव जो है उनकी जो ये सेक्रीफाइस है ये बेकार जाती। कार्ला भी इस बात को समझती है एंड तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एल्फिडियाना की तरफ। एल्फिडियाना के टावर के ठीक ऊपर वहाँ पे हमारी एक्सिल खड़ी होती है, वो भी एक पंखे के साथ, एंड हमारा जो गेयस होता है वो इस चीज़ को देखता है। हमारी जो एक्सिल होती है वो अपने उस पंखे का यूज़ करके वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल बना देती है। गेस का बेटा बोलता भी है हमें रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन उसके जो डैड होते हैं वो मानते नहीं है गेस, और तभी जो एक्सिल होती है वो उस पोर्टल को बना देती है जिसमें से हमारा जो सोमा होता है वो उन सबको बता रहा होता है, यानी गेस को बता रहा होता है सिंपली कि भैया अगर तुम लोगों ने कोशिश भी की हमारे एक्सिल की तरफ अटैक करने की या फिर एल्फिडियाना की तरफ अटैक करने की तो फिर तुम लोगों के लगने वाले हैं, क्योंकि हमने जो है अपना सिविल वॉर खत्म कर दिया है एंड जितनी भी फुल आर्मी हमारे पास फॉरगेटन आर्मी वो पूरी तरह से हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, असल में हमारा जो सोमा भाई है उसने एमिडोनिया यानी कि हमारा जो गेस जहाँ से है उसको वैसे भी ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। काफ़ी मतलब लगभग जो हमारा एमिडोना था यानी हमारे गेस का जो किंगडम था वो ऑलमोस्ट कैप्चर हो चुका है। हमारा जो सोमा भाई है उसने असल में अपने सारे के सारे झंडे लहरा दिए हैं हर जगह। ये इसको रियलाइज़ हो चुका है कि भैया उनकी जितनी भी ज़मीन थी सब जगह ऑफ कोर्स हमारे सोमा भाई के झंडे लहर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बस कुछ ही जगह बची हैं, गिनती की एक जगह बची है बस, लैंड ऑफ पीस, जो कि इन लोगों के पास अभी बचा है और वो भी बस कुछ ही टाइम बाद जाने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि असल में उस जगह पे भी अब हमारे जो सोमा भाई के अटैक है यानी आर्मी है उसने अटैक करना शुरू कर दिया है। दोनों ही जगह के जो बंदे हैं वो भिड़े जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी कायदे होती है उसने अर्थ स्पेल का यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से जितनी भी जो गेस की जो आर्मी थी वो बिल्कुल एकदम से पिस जाती है हमारे हेल और हमारे कायदे के मैजिक के बीच में। हमारा जो सोमा भाई होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, एंड तभी हमारे जो कार्ला होते हैं उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या हो गया। हमारा जो भाई होता है वो बताता है कि देखो मैं वैसे तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये जो वॉर है कुछ ज़्यादा ही ब्लड शेड वाली ना हो जाए। वैसे ये बात जरूर है कि भाई जो सोचता है कि ब्लड शेड ना हो वो ऑफकोर्स कावर्ड होते हैं, पर ऑफकोर्स मेरे को अभी एक रियल किंग की तरह बिहेव करना चाहिए ना कि एक टेम्पररी किंग की तरह। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि असल में जो गेस है वो ऑफकोर्स ये पहचान चुका है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है और अपने बेटे को कहता है कि जाओ आर्मी को लेकर यहाँ से चले जाओ, बस एक ग्रुप को छोड़ दो जो कि वो ऑफकोर्स मैं ले जाने वाला हूँ। पहले तो हमारा जो भाई होता है वो मानता नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स उसे जाना ही पड़ता है उसके बाप ने जो बोला है। और जैसे हमारे भाई को पता चलता है कि जो गेस है वो उसकी तरफ अटैक कर रहा है कुछ एलीट सोल्जर्स लेके, एंड ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं, वो बात अलग है। हमारे सोम को पता चल जाता है कि भैया
अब लगता है उसे ही आमना सामना करना पड़ेगा हमारे गेयर्स का। एंड वो हमारे कार्ले को बोलता है देखो अगर मैं बाई चांस नहीं आता हूँ तो लीज को बना देना किंग, नहीं मतलब किंगडम का एक तरह से कंट्रोल दे देना। हमारे कार्ले हमारे सोमा को बोलते कि भाई तुम मेरे को ऑर्डर देकर तो देखो मैं उसे खुद मार के आ जाऊंगी, और हमारा भाई उसे ऑर्डर दे देता है। जो आर्क होता है वो अपने सीधा भाला फेंक के मारता है हमारे गेयर्स के ऊपर और उसे गिरा देता है। वही हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो गेयर्स होता है फिर भी नहीं हार मानता है, और ऊपर से हमारी जो कार्ला होती है वो भी अटैक करने के लिए आ जाती है, वो भी अपनी डबल स्वॉर्ड को लेके। एंड ऑफ कोर्स दोनों की पावर सिमिलर ही होती है, लेकिन तभी एक उड़ता उड़ता हमारे को एक खिलौना आते हुए दिखता है जो कि हमारे गेयर्स के ऊपर हमला करता है। अब गेयर्स ये सोचने लगता है कि भाई आके ये बच्चे कौन भेज रहे हैं, मतलब बच्चों को खिलौने जैसी चीजें, और हम लोग को देखने को मिलता है असल में वहाँ पे हमारा सोमा खड़ा होता है हमारी कार्ले के पीछे। और जैसे हमारा गेयर्स जो होता है हमारे कार्ले के ऊपर हमला करने ही जाने वाला होता है, वो तो उसका हाथ पकड़ लेता है और जो कार्ले होते हैं अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है गेयर्स पे। और इतना खतरनाक ब्लास्ट होने के बाद हमें देखने को मिलता है जो गेस होता है वो बिल्कुल ही उसका आर्मर टूट चुका होता है। हमारा भाई कार्ले से पूछ रहा होता है कि क्या वो ठीक है। वही हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो भाई होता है गेस वो बहुत बुरी तरह से पिट चुका होता है, एंड उसके ऊपर एकदम से बहुत सारे तीर हमला हो जाता है। और इसी के साथ जो गेस होता है इन दी एंड हार नहीं मानता और अपनी तलवार फेंकता है, जो कि बाई चांस गलती से हमारे भाई को लगने से बच जाती है। एक इंच से वो तलवार रह जाती है और इसी के साथ हमारा जो गेस होता है वो मर जाता है। ऑफ कोर्स जिस अंदाज से हमारा जो गेस जो बंदा होता है वो लड़ा होता है वो ऑफ कोर्स शानदार होता है, और हमारा जो भाई होता है वो कहता है इसको बिल्कुल हम हिस्ट्री में लिखेंगे और ऑफ कोर्स बच्चों को पढ़ाएंगे एक शूरवीर केस के बारे में। एमिडोना जो था अब वो हमारे भाई के अंडर आने लगता है। इसी के साथ हमारा जो भाई होता है वो पूरी तरह से एमिडोना को कंट्रोल में नहीं लेता है, बल्कि हालांकि उन लोगों ने उनकी कैपिटल सिटी को ऑफ कोर्स कब्जे में कर लिया होता है, लेकिन ऑफ कोर्स जो बॉर्डर पे जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को वहां से भगाने का जो सोचा है, हालांकि वहां पे कैप्चर ना करके, वरना क्योंकि अगर पता चल जाएगा मिलिट्री को तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए उन लोगों को डरा के वहां से भगाने वाले हैं ताकि एक नॉर्मल चीज लगे। हमारे भाई सोमा को ये भी पता चलता है रिपोर्ट के जरिए कि भैया कुछ ऐसे भी अभी बाकी लोग हैं जो कि असल में अपनी सेना को लेके भाग चुके हैं, जैसे कि जूलियस जो था, एंड ऑफ कोर्स वो अपनी सेना को पीछे लेके गया था, ऑफ कोर्स बाद में अटैक करने वाला है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता। एंड इन लोगों का फाइनेंस मिनिस्टर भी गायब है, पता नहीं कहाँ होगा। वहीं जो वॉन्चो होता है वो बताता है कि असल में इस जगह में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, भूखमरी से पीड़ित है ये जगह, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बस वेपन्स ही वेपन्स है। अपना भाई कहता है ठीक है कोई बात नहीं, खाना वाना तो हम अपनी जगह से शिफ्ट करा लेंगे सर, अगर कुछ ज्यादा यहाँ की हालत खराब होती है तो अपने यहाँ से मंगा लेंगे, और बाकी जो वेपन्स है वो तो अपन नहीं रखेंगे। वहीं दूसरी रिपोर्ट के जरिए हमारे भाई को ये भी पता चलता है कि अभी भी कुछ सिटीज हैं जिनमें अभी भी जो एमेजोनिया के जो लोग हैं अभी भी रह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो पूरी तरह से कैप्चर्ड नहीं है। तो लेकिन अपना जो भाई होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि हम और भी लोगों को या फिर कि और भी सिटी को कैप्चर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने पहले से ही ट्रीटी को तोड़ दिया है एंड वो लोग और आगे जाके इन्वेड नहीं करने वाले हैं। हालांकि जो हमारा सोमू है उसने बिल्कुल भी कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है आगे। हालांकि जो किंगडम है उसके टूटने के चांसेस फिर भी है, क्योंकि एल्फिडीन और जो हमारे एमिडोना के जो लोग हैं वो एक दूसरे को ऑलरेडी काफी टाइम से हेट करते हैं। इस चीज को हमारे जो आर्क है उसने भी देखा है और सोच रहा है कि आखिर क्या करने वाला है आखिर हमारा सोमू भाई इस चीज के लिए। और कॉन्सिडेंटली अपना जो भाई होता है उसने हमारी जूना को बुला रखा होता है ऑफ कोर्स नेवी ड्रेस में, क्योंकि अपने भाई के कुछ प्लान्स है ताकि वो दोनों के बीच में जो टेंशन्स है दोनों देशों के बीच में जो अभी मर्ज हुए हैं उन दोनों को दूर कर सके। अपने भाई ने एमिडोना की बिल्कुल ही बीचों बीच जगह पे एक स्क्रीन लगवाई थी, ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्ट करवाया था इसका मतलब, और उस ब्रॉडकास्ट के जरिए बताया गया था कि असल में वहाँ पे एल्फिडन में जितनी भी न्यूज़ हो रही है उन सबको बताई जाएगी एमिडोना वालों को। और इसके साथ साथ जैसे अपना भाई जो होता है पहली बार आता है वहाँ ब्रॉडकास्ट में, सब लोग उसको देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि इस बंदे ने हराया था हमारे गेस को, ये बंदा तो इतना ज़्यादा यंग है, मतलब इतना यंग बंदा कैसे हरा सकता है गेस को। पर इसके बाद हमारा जो भाई होता है वो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए काफ़ी सारी परफॉर्मेंस लाता है ताकि जो लोग हैं वो थोड़ा एंटरटेन हो पाए एंड चीज़ों को भूल पाए। एंड उसके बाद जो अपना भाई होता है हमारी जो आयशा होता है उससे बोलता है कि भैया मेरे को भी तुम्हारी बहुत जरूरत होने वाली है और तुम मेरे साथ हमेशा बस पीछे रहना। और जो हमारी आयशा होता है कहती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, हमेशा पीछे पीछे साथ साथ। वहीं जैसे ही जितने भी ये गाने वाने थे ये एंड होते हैं, इसके बाद हमें एक चीफ गेस्ट को बुलाया हुआ दिखाई देता है जो कि असल में मार्गरीटा होता है। एंड ऑफ कोर्स ये बंदा असल में इस ब्रॉडकास्ट में इसलिए बुलाया गया है ताकि यहाँ पे आके अपना नेशनल एंथम गा सके। और जब ये बंदा जो होता है अपना नेशनल एंथम गाता है एंड ऑफ कोर्स सारी जितनी भी एमिडोना की जितनी भी जनता होती है वो उससे काफी ज्यादा फील करती है। नेशनल एंथम जैसे ही खत्म होता है वो जो बंदा होता है कहता है मेरे को मार दो, लेकिन अपना भाई कहता है आखिर क्यों, क्या रीजन है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, मैं भले मानता हूँ कि शायद ये सॉन्ग शायद एल्फिडन के खिलाफ हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हर किसी को भाई बोलने की स्पीच होती है, जिसको जो गाना है वो गा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि हम लोगों को पता चलता है कि असल में जैसा कि सोचा गया था वैसा ही हुआ, हमारी जो केओस किंगडम था उसे सब पता चल चुका है कि एमिडोनिया पे कब्जा हुआ है। एंड इसलिए हमारी जो जीन नाम की ये जो सिपाही होती है या फिर युग इनकी मिलिट्री लीडर होती है वो कहती है कि वो जाएगी एंड ऑफ कोर्स नेगोशिएट करेगी ताकि एमिडोनिया को उसकी इंडिपेंडेंस वापस मिल जाए। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे को अमेरिका जैसी लग रही है। वहीं तभी हम लोग को दिखाया था हमारे भाई को जो कि काफी सारे पेपर वर्क करने के बाद, क्योंकि अब उसने एक और नई वैन सिटी को भी पा लिया है, तो ऑफ कोर्स एमिडोनिया का भी जो पेपर
वर्क है उसे अब करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि एमेजोनिया के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं एंड इंडिपेंडेंस फील कर रहे हैं फ्रीडम के साथ। इवन हमें हमारे गियर्स की बेटी को भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होती है, और जो हमारी गियर्स की जो बेटी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और थैंक यू कहना चाहती है हमारे भाई को, क्योंकि उसकी इतनी अमेजिंग स्पीच के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो है वो मोटिवेटेड भी है एंड साथ ही साथ यहाँ पे गुड सर्कुलेशन भी है वो बढ़ चुका है। वो बेशक उसके जो पापा जी का जो राज था उससे अब यहाँ पे काफी अच्छा सीन हो रखा है। वहाँ जो कैच होता है हमारे भाई को आर्मी के बारे में नोटिफाई करता है कि वो आने वाली है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है हमारे पहुंची को जो कि वहाँ पे आ जाता है और दिखाता है एक फ्लावर। और जैसे कि हम लोगों को पता है हमारे भाई का फ्लावर से कोई लेना देना नहीं है बल्कि खाने के सामान से। एंड तुम मानोगे नहीं लेकिन असल में ये उसी फ्लावर का असल में बीज कुछ ऐसा है जो असल में खाने लायक है। और अब हमारा भाई जो है यानी पौंची वो इससे कुछ डिश बनाने वाला है। एंड हमारा भाई जो होता है सोमा वो सब पूछता है क्या ऐसी कोई चीज एमेजोनिया में भी है। एंड हमारा भाई पौंची बोलता है हाँ बिल्कुल है। एंड वो कहता है कि वो उस चीज के लिए ऑर्डर भी कर चुका है वैसे, क्योंकि वहाँ पे बस हमें मैन फोर्स देनी है रेंट पे एंड वहाँ पे हमें ये सब चीजें मिल सकती है। और इन दी एंड हमारे भाई को सारा का सारा सामान मिल जाता है पहुंच के। इवन उससे काफी अच्छे खाना बनाता है इन सबको बांटता भी है। वैसे बाकी सब चलो ठीक भी है, लेकिन अपने भाई का ये क्या सीन चल रहा है भाई, कभी जूना के साथ कभी लेस के साथ। वेल जूना इज बेटर। नोटी हो रहा। हमें दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों असल में हमारे तोमोई को साथ में लेके जा रहे होते हैं उसे शॉपिंग ये सब कराने के लिए। हालांकि जो जूना की इंटेंशंस होती है उनको कुछ और लग रही होती है। पर दोनों को दोनों जो है असल में हमारे जूना को कपड़े वपड़े एंड उसके लिए चीजें ही दिलाते हैं। वो जब हमारा भाई सोमो कुछ लेने वाला होता है वहाँ पे एक बटलर जैसा इंसान जो होता है उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैन और वुमेन अलग अलग तरह से नेगोशिएट करते हैं। हमारा सोमो भाई कहता है भाई तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना। एंड वो बंदा जो होता है बोलता है अब वो तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। वही हमें दिखाया जाता है हमारी जो तोमोई होती है उसको अच्छी खासी ड्रेस मिल जाती है, और सिर्फ ड्रेस नहीं असल में पूरी पूरा भर के कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। क्या मतलब जो तुम है अच्छा है उसको किसी राजस्थानी ने देखा वरना वो खैर। तभी जो हमारा भाई होता है वो हमारे जूना को उसके लिए एक नेकलेस जैसी चीज देता है जो कि हमारे जूना को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अब ना भाई बताता है कि असल में उसने सबके लिए गिफ्ट लिए। हालांकि जो जूना होती है वो नोटी नोटी हो रही होती है और कहती है कि क्यों ना हम एक दूसरे को अपने फर्स्ट नेम से बुलाए ना कैसे। हमें दिखाया जाता है ये लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन दी एंड हमारी जो तोमोई होती है वो हमारे भाई के पैरों में सो जाती है टांगों में। तीनों रेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है। सबको बताया जाता है कि भाई कपड़े उपड़े धो लो। बढ़िया सा मौसम चल रहा होता है, लेकिन तभी ये नालायक आ जाती है जिसका नाम होता है जेनी, जो कि असल में यहाँ पे एमेजोना के लिए आई है। जी यहाँ पे ऑफ कोर्स आ चुकी होती है। हमारा भाई जो होता है उसको देख के समझ चुका होता है यहाँ पे किस लिए आई है। इवन अकेले भी नहीं बल्कि अपने कुछ बंदों को साथ में लेके आई होती है। जेनी के वहाँ पे आते ही हमारी जो जूना होती है वो सीधे हमारे भाई के सामने खड़ी हो जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जो जेनी होती है कहती है मैं यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, ना किसी को हार्म करनी हूँ, मैंने तो बस लॉन्डे के बारे में काफी सारी चर्चे सुनी है एंड उसी के बारे में बात करने आई हूँ। यानी बताते कि असल में उसने ऐसा सुना है कि हमारा भाई ने असल में एक बैंकरप्ट जैसे देश को वापस उसकी अर्थव्यवस्था बढ़िया कर दी। उसके भूख से मर रहे लोगों को बिल्कुल खाना दे दे के बिल्कुल भर दिया, ठूस दिया। क्या हो गया भाई, कैसे हो रहा है ये सब। और चलो ये सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन अपनी वाइफ होते हुए भी मतलब ऑफकोर्स फियोंसे होते हुए भी किसी और के साथ घूमना, ये क्या चल रहा है भाई यार, ये तो तुम्हारे अलग ही सीन चल रहे हैं। इवन जो हमारी ये जो जूना होता है ये भी इस बात पे एग्री करती है कि अपना भाई लौंडिया बास तो है भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अपना भाई इस चीज़ के लिए साफ साफ मना करता है। तो अपनी जो जीन होती है कहती है अरे यार अगर ऐसा हो तो मेरा प्लान तो बेकार हो गया, क्योंकि मैं तो सोची थी अपनी बहन को भेजूं एंड वो वैसे भी काफी ज्यादा सुंदर है, तो अगर वो बोलते तो शायद तुम इस एमेजोनिया को छोड़ देते। एंड इसी के साथ ये तीनों की तीनों जो है एक काफी बड़ी वाली बकवास करनी शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी जो प्रिंसेस है यानी कि केओस किंगडम की जो प्रिंसेस है उनको उनका निकनेम कैसे मिला है एंड ये सारी बातें करने शुरू कर देते हैं। इवन इतना सिर्फ काफी नहीं था कि हमारी जो जूना थी उसने भी हमारे भाई के लिए एक नाम निकाल दिया, स्ट्रेस स्टोन ऐसा कुछ नहीं, सॉन्ग स्ट्रेस। लेकिन ऑफ कोर्स इन दोनों की काफी सारी बकवास हो जाती है। और अब जो जेनी होते हैं वो ऑफ कोर्स हमारे भाई की तारीफ करते हुए कहते हैं यार तुम्हारे जो पीपल है वो काफी ज्यादा हेल्दी और मतलब खुश लग रहे हैं। एंड जिसका मतलब साफ है कि तुम लोगों के यहाँ पे पक्का कोई करप्शन वरप्शन नहीं होगा, या फिर यार बंदे खुश है तो और क्या चाहिए। मतलब काफी अच्छे रिलेशन है तुम्हारे किंगडम के साथ। और इसी के साथ सिर्फ यहाँ पे इन लोगों की बकवास खत्म नहीं होते हैं, ये लोग और भी बात करते हैं। जैसे कि जो हमारी जेनी होती है उसे काफी ज्यादा पसंद आया होता है ये आइडिया, जो कि काफी ज्यादा इनोवेटिव भी होता है कि भाई ये जो जेम स्टोन होता है ब्रॉडकास्ट वाला, इसको यूज करके ऐसे मतलब तुम लोग वेदर रिपोर्ट दे रहे हो भाई, ये क्या चल रहा है मतलब। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जो जेनी है ऑफ कोर्स इसे केओस किंगडम में भी करना चाहती है, लेकिन अपना भाई जो होता है बताता है कि असल में देखो हमारे यहाँ तो ऐसी होता है। तब जो हमारी जेनी होती है वो ऑफ कोर्स नील डाउन हो जाती है और कहती है यार मेरे को माफ करना, शायद हमारी वजह से तुम्हें इस दुनिया में आना पड़ा। और भाई अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि असल में हाँ उसे यहाँ पे सेक्रीफाइस के लिए लाया गया था, क्योंकि उसके जो किंगडम वाले थे उनके पास पैसे नहीं थे। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा कुछ बढ़िया सा माल देंगे, क्योंकि आसपास के जितने भी किंगडम्स थे वो काफी कुछ महंगी महंगी चीजें दे रहे थे, तो इन लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो इन्होंने बंदे को समन कर दिया और कहा कि लो भाई हीरो रख लो।
एंड इसी तरह हमारा भाई यहाँ पे आया, लेकिन वो तो जैसे तैसे करके बच गया। और वैसे भी किसने सोचा था कि अपना जो भाई है वो अपनी इस किंगडम को कितना ज्यादा बड़ा कर देगा। अपना भाई जो होता है जैनी को बोल रहा है, देखो मेरे को काफी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, एंड क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है मेरे इस इन्वेजन से। एंड हमारी जो जैनी होती कहती है हाँ वैसे है, तो लग रहा है हमें थोड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, एंड ऑफ कोर्स हाँ ना करके थोड़ा को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। एंड जैनी भी उम्मीद करती है भाई थोड़ा बहुत हो ही जाए मामला पानी ठीक, एंड जितना कहते हैं वो वापस चली जाती है, क्योंकि अभी तो वो जस्ट वो ऑफ कोर्स बात करने आई थी। वहीं तब दोबारा हमें पैलेस का सीन दिखाया है, जहाँ पे अपना जो भाई होता है वो हमारी आयशा को उसकी एक लिपस्टिक देता है जस्ट एज अ गिफ्ट। और इस चीज को देखने वाले हमारी जो आयशा होती है काफी ज्यादा खुश होती है, एंड तभी हमारे जो मेन पीस अपना मुंह फुला के बैठ जाते हैं, तब अपना भाई उसे एक नेकलेस देता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है। ऑफ कोर्स अपने भाई को इसी खुशी को बचाना है, एंड भले किसी भी हालत में। एल्फिडेन और एमिडोना के बीच में इतनी भयंकर वॉर होने के बावजूद अब सब कुछ ठीक हो चुका है, एंड अब पीस हो रखा है हर जगह। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली है, क्योंकि अब केओस एम्पायर जो है यानी कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इस पूरे एनिमे वर्ल्ड में, वो लोग अब अपना मूव चलने वाले हैं, और जो वे जो कैप्चर पार्ट है उसको अपने किंगडम के अंदर लेना चाहते हैं। वहीं तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है एल्फिडेन के किंगडम के क्वीन एंड किंग को, जहाँ पे जो एल्बर्ट होता है यानी किंग, वो बोलता है कि हमने काफी अच्छा काम किया है काजू को ये किंगडम देके। दोनों किंग एंड क्वीन सोचते हैं कि चलो भाई अब एक काम करता है, ये काजू को ही किंगडम दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे काजू भाई को दिखाया जाता है जो कि आयशा और लिसिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमारे भाई के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या उन लोगों के पास हाई लेवल के मैजिक यानी कि मंत्र फूकने वाले लोग हैं। और हमारे भाई की धर्म पत्नी उसे बताते कि असल में ऐसा नहीं है, बस हमारे पास 3 डार्क मेज हैं, और वो 3 भी असल में और कोई नहीं बल्कि काजुआ, लिशिया की मॉम जो कि कभी मैजिक यूज करती नहीं है, और तोमोए है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जूना आ जाती है और हमारे भाई काजू को बोलते हैं कि भैया चलो तुम्हें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है। और इसी के साथ काजो जो होता है वो हकुया के पास जाता है, उसके प्राइम मिनिस्टर के पास, एंड वो उसे बताता है कि असल में सिटी को रीडेवलप करने का एक प्लान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भाई साहब काफी सारी चीजें बता रहे होते हैं हमारे सिटी को रीडेवलप करने के लिए। तभी हमारे काजो बोलता है देखो भैया ऐसा सीन है कि जैसे बंदे चाहते हैं वैसे उनकी सिटी डेवलप करनी है। वहीं अभी बीच में लेब्रन आ जाता है जो कि कहता है भैया तुम्हारे जो 8 ब्रिजेस थे वो बना दिए हमने वेन सिटी में। इस बात को सुनने के बाद अपने जो भाई होता है कहता है चलो ठीक है फिर अब इन ब्रिजेस के नाम रखते हैं, एंड बोलता है इन ब्रिजेस के नाम होंगे काजुआ ब्रिज, लिसिया ब्रिज, आयशा ब्रिज, जूना ब्रिज, एल्बर्ट ब्रिज, आयशा ब्रिज, हकुया ब्रिज, पैंचा ब्रिज और हमारा लेब्रन ब्रिज। और इस चीज को करने के लिए हमारे भाई के पीछे एक प्लान भी था कि असल में वो चाहता था कि जब भी जूलियस यानी कि किंगडम ऑफ केओस है वो अगर आए और इस वेन को अपने कैप्चर में करने की सोचे, और ब्रिजेस को तोड़ेगा तो हमारे जितने भी लोग हैं वेन के वो सारे गुस्सा हो जाएंगे एंड उस पर ही टूट पड़ेंगे, और ऐसा वो लोग नहीं चाहेंगे। तभी हमारा हकुया बताता है हमारे काजो को कि भैया वो दोनों के दोनों आ चुके हैं। मीटिंग शुरू होती है, हमारा जो जूलियस होता है हमारे भाई काजू को बोलता है कि तुमने मैनकाइंड डिक्लेरेशन का उल्लंघन किया है। तभी अपना जो काजुआ था वो कहता है कि भैया हमने कोई वोलेशन नहीं किया है, असल में एमिडोनिया वो थे जिनने हम पे पहले अटैक किया था। हमारा भाई बोलता है कि असल में जूलियस और उसके जो फादर थे वो दोनों के दोनों वॉर में हमसे हार गए थे, और इसीलिए वेन आज उनके पास है। एंड मीटिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारा भाई उसे बोलता है कि सबसे पहले तो मेरे से माफी मांग। इवन तो हमारा जो जूलियस है वो माफी मांग भी लेता हमारे काजो से, हमारा काजुआ उसे साफ मना कर देता कि भैया मैं तेरे को नहीं देने वाला वेन, भले तो कुछ भी कर ले। जूलियस लड़ने लग जाता है और कहता है ये लोग हमारे और ये हमारे साथ ज्यादा खुश थे, लेकिन हमारा काजुआ कहता है एक बार जाके देख के तो आ, क्योंकि हमारा जो एल्फिडोन की किंगडम के अंदर जो हमारे वेन के लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं एंड काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हकुया जाता है और जीन को एक लिस्ट देता है जिसमें लिखा होता है वो नोबल्स के नाम जो कि असल में एमिडोनिया की तरफ से मैनिपुलेट किए गए थे। काजो जो होता है वो जूलियस को बोलता है तू यहाँ से निकल जा, मेरे को जीन को अकेले में बात करने दे। और इतना कहने के बाद हमारा आके जूलियस क्या ही कर सकता था, वो सीधे वहां से चले गया बाहर। और तब जो हमारे जीन और हमारे काजुआ था वो दोनों एक दूसरे को फिर से फॉर्मली एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम लोग को पता चलता है कि असल में लिसिया यानी हमारे भाई की वाइफ और ये जो हमारे जीन है ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तभी हमें वहाँ पे चीफ मेट सरीना आते हुए दिखती है जो कि बोलती है कि मैंने असल में पहले से इस बंदे के लिए जूलियस के लिए इंतजाम कर रखे हैं, तो आप अपना काम करते रहिए, मैं इसको बिजी रखती हूँ। तभी हम लोग को पता चलता है कि असल में मैनकाइंड डिक्लेरेशन में क्या था। इसमें बताया जाता है कि असल में मैनकाइंड में से यानी किसी भी कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री पे मिलिट्री एक्शन से कुछ भी कब्जाया जाता है, कोई सबने असल में अपनी कैपिटल ही खो दी है, इसीलिए वो केओस किंगडम के पास आए हैं। हमें दिखाया जाता है कि एल्फिडेन के कुछ ऑफिशियल्स और साथ में जीन जो होते हैं साथ में मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे जीन उसे एक स्पेशल बात बताती है। जिन्होंने बताते हैं कि असल में जितने भी डीमंस होते हैं उन लोगों का जो मीट होता है वो स्वीट होता है, और ये बताते हैं कि असल में ये इन लोगों को इसलिए पता है क्योंकि असल में इन लोगों के किंगडम ने असल में इन डीमंस को पकड़ा, इन्हें खाया एंड इन्हें पता चला कि भैया ये तो मीठे हैं। काजो बताते हैं कि असल में जो डीमंस होते हैं वो मोस्टर से हायर होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और मोस्टर उसको अपने बराबर का नहीं मानते हैं, जैसे कि ह्यूमंस जो होते हैं वो एनिमल्स के अपने बराबर का नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स को ह्यूमंस अपने बराबर का नहीं मानते, बल्कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिन्हें हमारे ह्यूमन जो जाति है वो खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो उनके लिए खतरा हो सकते हैं। वहीं लोगों की ऐसे बकवास हरकतें बंद हो जाती है एंड इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है इस बात पे। वही में एक वन टाइम पेमेंट दे दे जो भी उन्होंने किया उस चीज के बदले क्या तुम अबेन को वापस कर दोगे। काजो हाँ तो बोल देता है, लेकिन हमारे हकुया जो होता है उसे
मना कर देता है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि असल में वेन से हम और भी ज्यादा वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं एक वन टाइम पेमेंट के बदले।